अध्याय 390 व्यापक। अध्याय 390 व्यापक। यह एक अपेक्षाकृत पुरानी ऊंची अपार्टमेंट इमारत है, जो एक दुर्लभ अपवाद है जिसमें शहरी इमारतों की विशिष्ट विचित्र स्थापत्य शैली नहीं है। अपार्टमेंट बिल्डिंग की दीवारों पर कोई अव्यवस्थित जी चिन्ह नहीं थे, बल्कि केवल 3 अपेक्षाकृत साफ सुथरे बड़े एलईडी साइन थे। त्यानचेंग कियान परिवार, त्यानचेंग जिन परिवार, हेनरी परिवार। इस अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने वाले ये 3 परिवार आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं और इन्हें सामूहिक रूप से त्यानचेंग के 3 परिवार के रूप में जाना जाता है। कई अपार्टमेंट या ऑफिस बिल्डिंग में कई छोटी छोटी कंपनियां, स्टूडियो और व्यक्तिगत किराएदार रहते हैं, जिससे वे काफ़ी अव्यवस्थित दिखते हैं। हालांकि यह पारिवारिक अपार्टमेंट, जिसमें केवल 3 परिवार रहते हैं, काफ़ी साफ सुथरा और व्यवस्थित दिखता है। हालांकि एलईडी साइन ब्रैकेट पर लगी जंग और अपार्टमेंट भवन की बाहरी दीवारों पर लगे धब्बेदार दागों को देखकर लगता है कि यह अपार्टमेंट भवन काफ़ी पुराना है। हालांकि कई परिवारों के लिए उम्र का ये बोध वास्तव में युग का प्रतीक है। लेकिन अब त्यानचेंग अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर स्थित लॉबी के साथ साथ उससे सटी सड़क भी मेजों और कुर्सियों से भरी हुई है और शोर और उत्साह से गुलजार है। मेज पर तरह तरह के व्यंजन सजे हुए थे और गर्म भाप से हवा में भोजन की सुगंध फैल रही थी। वहां से गुजरने वाले कई लोग उस पर नजर डालते या फिर घबराकर सांस रोक लेते। इसी दौरान कुछ लोगों का ध्यान त्यानचेंग अपार्टमेंट की लॉबी में लटके बैनर पर भी जाएगा। प्राचीन ग्राम नगर में स्थित नंबर 7 फार्म के लिए 40 साल का पट्टा अधिकार हासिल करने पर त्यानचेंग जिंजिया को हार्दिक बधाई। बैनर पर लिखे 40 साल शब्द को बड़ा और मोटे अक्षरों में लिखा गया था, जो परिवार के कम से कम 40 वर्षों के गौरव का प्रतिनिधित्व करता था। विभिन्न रूपों में दिखने वाले कई अग्रणी लोग मेज पर भोजन का आनंद ले रहे थे और वातावरण में चर्चाओं और प्रशंसाओं की गूंज सुनाई दे रही थी। जिन परिवार जल्द ही अमीर बनने वाला है। ये प्राचीन कस्बा नए शहरी क्षेत्र से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए जोखिम कम है। यहाँ बहुत से स्थानीय निवासी हैं, इसलिए उन्हें काम पर रखने का खर्च भी ज़्यादा नहीं है। ये सोने की मुर्गी के समान अवसर है। जिन परिवार अवसरों का लाभ उठाना जानता है, इस बार उन्होंने तेजी से आगे बढ़कर एक मिसाल कायम की है। ये फॉक्स परिवार की ओर से एक इनाम है। जैसा कि इन 5 महान परिवारों से उम्मीद की जाती है, वे सचमुच पूरी कोशिश करते हैं। अरे, ये हमारे लिए तो बड़ी बात है, लेकिन उनके लिए तो यह ऐसी चीज़ है जिसे वे वैसे भी किराए पर देने वाले थे। हालांकि मैंने सुना है कि जिन परिवार ने इस बार जमकर हमला किया और 8 भुजाओं वाले वज्र के छोटे भाई को घायल कर दिया, जिससे कुछ परेशानी हो सकती है। 8 भुजाओं वाला वज्र, ओह मुझे याद है वो। उसने कई वांछित मिशन पूरे किए और नव विकसित क्षेत्र में 5 प्रमुख परिवारों के नए सदस्यों को भी परास्त किया। उसकी बात, खैर ये थोड़ी परेशानी वाली बात है, लेकिन ज़्यादा गंभीर नहीं है। किसी की मौत नहीं हुई है, इसलिए बस समझाएं और माफ़ी मांग लें और सब ठीक हो जाएगा। यह कोई नव विकसित क्षेत्र नहीं है। क्या सच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शालीनता से पीछे हटने का रास्ता खोजने में असमर्थ हो? अगर हम सचमुच उसे आत्मसमर्पण करने के लिए राजी नहीं कर सकते, तो हम उसका इस्तेमाल अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए कर सकते हैं और यह व्यर्थ नहीं होगा। ये सच है, अगर वे वरिष्ठ साझेदारों के समकक्ष लोगों के परिवारों को पीट रहे हैं, तो दूसरों को चाओयांग सोसाइटी से जुड़ने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। लोगों का वह समूह खाने पीने के साथ साथ आपस में जोशपूर्ण बातचीत कर रहा था। हालांकि वे सभी इच्छाशक्ति से बंदी बनाए गए प्राणी हैं और सभी रसोइये खाना पकाने के चिप्स का उपयोग करने वाले रसोइये हैं, फिर भी सामग्री ताजी है और खाना पकाने की तकनीक उत्कृष्ट है, इसलिए स्वाद अभी भी काफ़ी अच्छा है। हालांकि ठीक उसी क्षण बातचीत शुरू करने वाला 3 भुजाओं वाला व्यक्ति, जो खाना उठा रहा था, अचानक थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसने सड़क पर पैदल चलने वालों के बीच चल रहे एक व्यक्ति को देखा, अपनी इलेक्ट्रॉनिक आंख से उस पर ध्यान केंद्रित किया और फिर उसकी तुलना अपने स्टोरेज में मौजूद फोटो से की। हे भगवान, अष्टभुजाकार वज्र यहाँ है। पता नहीं वो क्या करने वाला है। क्या जहाँ, मुझे देखने दो। बाकी लोगों ने 3 हाथों वाले आदमी की निगाहों का पीछा किया, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाए। मैंने इसके बारे में सिर्फ सुना है, लेकिन हर किसी को ये तस्वीरें नहीं मिल सकती और न ही कोई इसके लिए इतनी मेहनत करेगा। वह अपने पदनाम से बिल्कुल अलग दिखता है। वह सबसे सुंदर है, वह जिसने अपने साथी के लिबादे का हुड नीचे कर रखा है। 3 हाथों ने एक अनुस्मारक दिया। ताओ यू ने उनकी ओर देखा और उसे सिर हिलाकर अभिवादन किया। अरे वाह, उसने ये शीर्षक कैसे सोचा? आप यहाँ सुलह कराने आए हैं या मुझसे पूछताछ करने? क्या वे इस भोज के दौरान उनसे भिड़ने के लिए उनके दरवाजे पर नहीं आएंगे? यह एक घोर अपराध होगा। लोगों का समूह थोड़ा चौंक गया। उनके विचार में चूंकि किसी की मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। वे केवल चिकित्सा खर्चों की भरपाई करेंगे और संभवतः किसी अन्य प्रकार का मुआवजा देंगे। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति जितने कुशल नहीं हैं, तो मार खाना क्या सामान्य बात नहीं है? इतने छोटे से मामले के लिए जिन परिवार को बस इतना करना है कि दूसरे पक्ष को इससे बाहर निकलने का रास्ता दे दें और दूसरे पक्ष को इसे स्वीकार करना होगा ताकि सभी खुश रहें।
इसे संभालने का ये सबसे सामान्य तरीका है। उनके घर जाकर उनसे आमने सामने बात करना भी एक विकल्प है। यह मान सम्मान बचाने का एक और तरीका है। आमतौर पर जिन परिवार सीधे तौर पर माफ़ी मांग लेता है, लेकिन जिन परिवार के इस जीवंत उत्सव के दौरान यहाँ आना, वे न केवल शर्मिंदा हुए हैं और उन्होंने जिन परिवार को बुरी तरह नाराज किया है, बल्कि अब जिन परिवार द्वारा आमंत्रित सभी रिश्तेदार और दोस्त भी उनके पक्ष में हैं। इससे पहले कि वे अपने दिमाग में चल रही बातों को समझ पाते, भोज के बाहरी किनारे पर पहुंच चुके ताओ यू ने ऊंची और दोस्ताना आवाज में बोलना शुरू कर दिया। जिन परिवार के सदस्यों, बाहर आ जाओ। ध्वनि ऊर्जा को परत दर परत लगाया गया, जो अपार्टमेंट भवन की लॉबी में प्रवाहित होती रही, यहां तक कि हवा को भी विकृत कर रही थी। रास्ते में भोज में मौजूद मेहमानों ने अचानक अपने कान ढक लिए। कांच और शराब की बोतलें एक के बाद एक टूटकर बिखर गईं। धमाका टिल्डा। अपार्टमेंट बिल्डिंग की लॉबी में मुख्य सीट पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसने ग्रे ओवरकोट पहन रखा था और अभी अभी टोस्ट देने के लिए अपना गिलास उठाया था, अचानक तेज आवाज के प्रभाव से उसका गिलास टूट गया और शराब पूरे कमरे में फैल गई और उसे अपने कानों में हल्की सी भनभनाहट भी सुनाई दी। उसके कानों में हो रही तकलीफ जिन चेंग के गंभीर चेहरे के सामने कुछ भी नहीं थी। परिवार के लिए इस खुशी के दिन, अपनी नई सफलता की घोषणा करने के समय, उन्हें इसके बजाय एक ऐसे व्यक्ति का सामना करना पड़ता है जो उनकी स्थिति का फायदा उठाकर उन्हें उकसाने आता है। भविष्य में जिन परिवार का आपस में कैसा तालमेल रहेगा। पिछले कुछ दिनों से जो भोज आयोजित किया जा रहा था, वह एक मजाक बन गया है। मेरी पीठ पीछे अनगिनत लोग खूब हंसेंगे। यह अष्टभुजिया वजह है। उसके बगल में खड़े जिन केन और जिन चेंग ने भी भूरे रंग के कोट पहने हुए थे और उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। वे उठे और हॉल में टूटे हुए कांच के पार से ताओ यू को अपने सामने खड़ा देखा और एक नज़र में ही उसे पहचान लिया। उन्होंने अपने दोस्तों के लिए एक भोज आयोजित करने के लिए ये समय चुना, जिसमें लगातार दावत चलती रही, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि दूसरा पक्ष उनके घर आए। वे बस पहल करके माफ़ी मांगना चाहते थे और मामले को वहीं ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन मुझे इस आदमी से नियमों को तोड़ने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ताओ यू। जिन चेंग ने अपनी आंखों में भयंकर चमक के साथ दांत पीस लिए। अरे वाह, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतना बढ़िया शो होगा। एक आकर्षक व्यक्ति, जो बहुत बुरा नहीं लग रहा था, ने हाथ बढ़ाकर टूटे हुए कांच से अपने चेहरे पर गिरी थोड़ी सी शराब को पोंछा और शांत स्वर में बोला। दूसरे छोटे स्वामी, हमें बहुत खेद है। हमने कभी ऐसी गड़बड़ होने की उम्मीद नहीं की थी। अष्टभुजाकार वज्र का छोटा भाई चाओयांग समाज के लोगों के साथ उलझ गया और गलती से घायल हो गया। हमने किसी को माफ़ी मांगने और मुआवजा देने के लिए भी भेजा था, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना अनुचित व्यवहार करेगा। जिन चेंग ने उस युवक से बार बार माफ़ी मांगी। हे, उसका बेकाबू गुस्सा तो जगजाहिर है, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि कब रुकना है। यह कोई नया मामला नहीं है। दिखने में युवा लग रहे उस व्यक्ति ने धीरे से हंस दिया। एक तरफ खड़े, मूंछों वाले लंबे और पतले कद के कियान परिवार के मुखिया कियान हाओ ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए। युवक, तुम कुछ ज़्यादा ही अभिमानी हो। कियान परिवार तियानचेंग के 3 परिवारों का मुखिया है और वह कियान परिवार का एकमात्र शीर्ष विशेषज्ञ है। पूरा परिवार उसी के इर्द गिर्द बना है, लेकिन विशुद्ध शक्ति के मामले में वह अन्य 2 उस्तादों की संयुक्त शक्ति को भी दबा सकता है। यहाँ तक कि फॉक्स परिवार का दूसरा युवा स्वामी भी ताकत में उससे कमतर है। सावधान रहें, आखिरकार ये सन परिवार द्वारा पाला गया कुत्ता है और यह अभी भी अपने मालिक पर निर्भर है। फॉक्स स्टार ने धीरे से आह भरी, मानो किसी को याद दिला रही हो। हाँ, यहाँ आकर हमें उकसाना और फिर भी हार जाना, इससे तो उसकी अक्षमता ही साबित होती है। यह उसके लिए दुनिया जीतने का कोई नया क्षेत्र नहीं है। कियान हाओ दिल खोलकर हंसा। हालांकि आज का मामला जिन परिवार से संबंधित है, लेकिन तियानचेन के 3 प्रमुख परिवारों के प्रतिनिधि के रूप में वह चुप नहीं रह सकते, अन्यथा यह उनके प्रति अनादरपूर्ण होगा। ये देखकर जिन चेंग और जिन केन भाइयों को राहत और तसल्ली मिली। उनके मौजूदा रिकॉर्ड के आधार पर उन्हें वास्तव में ये भरोसा नहीं है कि वे इस उभरते सितारे को दबा सकते हैं। हालांकि दूसरा पक्ष नियमों से पूरी तरह अनभिज्ञ है और उसने यंग मास्टर फॉक्स और कियान परिवार के मुखिया को भी नाराज कर दिया है। अब इस मामले को पूरी तरह सुलझाने का बिल्कुल सही समय है। युवक, तुम अब भी बहुत अहंकारी हो। स्टॉप। अध्याय 391 प्रतिष्ठा स्थापित करना। अध्याय 391 प्रतिष्ठा स्थापित करना। ताओ यू की आवाज़ से पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच अराजक हॉल में कुछ लोग गुस्से से भड़क उठे। इतनी धृष्टता करने की हिम्मत कौन करता है? ये तो घोर अन्याय है। अभिमानी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इस अराजक शोर के बीच जिन परिवार के दोनों भाई बाहर कूद पड़े। श्री ताओ, आपके भाई के मामले में कुछ गलतफहमियां होने के बावजूद हम माफ़ी मांग चुके हैं। अगर आपको अभी भी कोई आपत्ति है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे इस खुशी के दिन पर हमें इस तरह शर्मिंदा करना सरासर गलत है। हम वैसे भी चाओयांग सोसाइटी दुष्ट देवताओं के उपासकों के साथ मिलीभगत कर रही है।
आपका भाई इस जांच में शामिल है। आप जल्द से जल्द इससे खुद को अलग क्यों नहीं कर लेते? क्या आप चाओयांग सोसाइटी का साथ देना चाहते हैं? दोनों ने आपस में बातचीत करके इस मामले को निर्णायक रूप से सुलझा लिया था। ऐसा लगता है कि जब तक ताओ यू आगे बढ़ता रहेगा, वह चाओयांग समाज के पक्ष में ही रहेगा। ऐसे में उसे न केवल जिन परिवार का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उनके पदों के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। अब फॉक्स परिवार के महत्वपूर्ण व्यक्ति उपस्थित हैं और कई अन्य कुलीन परिवारों के प्रतिनिधि भी आए हैं। अगर विवाद वाकई गंभीर हो जाता है तो इस मामले का इस्तेमाल प्रचार के लिए करना अनुचित नहीं होगा। इसे लेकर हंगामा मचाने के महत्व को न भूलें। इसी समय ड्रैगन छिपकलियों के परिवार से स्पष्ट रूप से संबंधित एक अन्य प्रतिनिधि ने मामले को सुलझाने के लिए आगे कदम बढ़ाया। यह महज एक गलतफहमी है, इसे दूर किया जा सकता है। सबके लिए स्थिति को असहज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए हम दोनों पहले शांत हो जाएं। हाँ, यह कोई बड़ी बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ताओ यू ने जिन चेंग और जिन केन और साथ ही साथ बीच में बोलने वाले लोगों पर एक नज़र डाली और उपहास उड़ाया। तो बस मुझे चाओयांग सोसाइटी की मदद करने वाला समझ लीजिए। यहाँ मुर्गियाँ और कुत्ते भौंक रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। ताओ यू के शब्दों से वहाँ मौजूद कई लोगों के चेहरे के भाव बदल गए और यहाँ तक कि हॉल में कुछ प्रतिष्ठित लोगों के चेहरे भी गंभीर हो गए। एक ही वाक्य ने उन सभी का अपमान कर दिया था, लेकिन जैसे ही वे मौखिक हमला करने की तैयारी कर रहे थे, अचानक भोज में उपस्थित सभी लोगों के दिलों में एक अवर्णनीय दबाव महसूस हुआ, मानो कोई विशाल चट्टान उनके कंधों पर दबाव डाल रही हो, और ताओ यू की आकृति बहुत लंबी प्रतीत हुई। फॉक्स स्टार और कियान हाउ जैसे जो लोग अपने काम में माहिर थे, उन दोनों के चेहरे के भाव एक ही समय पर पूरी तरह से बदल गए। मैदान, ये कैसे संभव हो सकता है? उनका संचित ज्ञान और अनुभव कैसे पर्याप्त हो सकता है? सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाले फॉक्स स्टार की आंखों में एक चमक थी। आंतरिक ऊर्जा, क्या ये चीज़ वाकई समय से पहले किसी क्षेत्र को एकजुट कर सकती है? ताओ यू ने उनकी प्रतिक्रियाओं को नज़रअंदाज करते हुए प्रकृति के साथ सामंजस्य की अपनी आभा को सक्रिय रूप से प्रसारित किया, शोर को शांत किया और फिर धीरे धीरे बोली। मेरे भाई को इसलिए पीटा गया क्योंकि वह कम कुशल था, वह पिटाई का हकदार था, लेकिन तुम बिल्कुल वैसे ही हो। ताओ यू के पैरों के नीचे की सड़क पल भर में फट गई। बूम टिल्ड, मलबा फट गया और धूल और सीमेंट के टुकड़े हर जगह उड़ गए। वह धनुष से छूटे तीर की तरह तेजी से आगे बढ़ा और पलक झपकते ही दूरी को चीरता हुआ निकल गया। हवा के तेज झोंकों ने ही रास्ते में पड़ी मेजों को पलट दिया, जिससे लोग और घोड़े गिर पड़े। उसके ठीक सामने खड़े जिन चेंग और जिन केन दोनों का रंग एक ही समय पर बदल गया। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया कर पाते, एक अजगर की दहाड़, जो मानो उनके दिलों की गहराई से उठ रही थी, ने उन्हें स्तब्ध कर दिया और वे अकड़ गए। पूरे क्षेत्र को चौंका दिया। हम टिल्ड, पलक झपकते ही वे दोनों फटे पुराने कपड़ों की गुड़िया की तरह हवा में उड़ गए, अपने रास्ते में आने वाली मेजों को तोड़ते हुए, लकड़ी के टुकड़े और सूप को हर जगह बिखेरते हुए अंत में लिफ्ट शाफ्ट में बुरी तरह जा गिरे। क्लैंग टिल्ड, लिफ्ट का शाफ्ट ढह गया, जिससे अंदर फंसे 2 लोग दब गए। धमाके की लहर पूरे हॉल में गूंज उठी, जिससे बचा हुआ सारा कांच चकनाचूर हो गया और बाहर की ओर बिखर गया। कई कमजोर लोग तेज हवा में उड़ गए, जिससे पूरा इलाका अस्त व्यस्त हो गया। हॉल के बाहर लटका हुआ बैनर भी नीचे लटक गया, जो जमीन पर गिरे सूप और सब्जी के शोरबे से भीग गया था। पूरी तरह से खाली जगह में खड़ी ताओ यू ने शांति से अपने थोड़े टेढ़े लबादे को सीधा किया, फिर कियान हाउ की ओर देखा, जिसका पूरा शरीर ची से ढका हुआ था और पहले ही क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से गुजर चुका था, और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या तुम उनके लिए खड़े होना चाहते हो? ये दिखने में कमज़ोर सा लगने वाला व्यक्ति बहुत बलवान है। ताओ यू को लगा कि उसकी जीवन शक्ति उससे भी अधिक है। ची की साधना में वह ताओ यू से कहीं आगे था। उसने ची को क्रिस्टलीकृत भी कर लिया था, इसलिए वह वाकई असाधारण था। स्वर्ग और मनुष्य के सामंजस्य तकनीक से उत्पन्न क्रिस्टलीय ऊर्जा की अनुभूति और आकलन लगभग उसी शक्ति के बराबर था जो उसने अभी अभी अपने आकस्मिक प्रहार में लगाई थी। कियान हाउ ने अपने सामने के अराजक दृश्य को देखा, अपने बगल में बैठे हु जिंग पर एक नज़र डाली, और उसके चेहरे के भाव कभी हल्के तो कभी गहरे होते रहे। उसकी आंखों में भय का एक संकेत था। क्या डोमेन का यही अर्थ होता है? उन्हें लगा कि उनके प्रतिद्वंदी की गति और शक्ति उनकी अपनी गति और शक्ति से अधिक नहीं थी, लेकिन शक्ति का सहज और प्रतीत होता है कि परिपूर्ण उपयोग उन्हें शक्तिहीनता की गहरी अनुभूति करा रहा था। हालांकि उसे लगता था कि वह खुद भी ऐसा प्रहार कर सकता है, लेकिन अब उसके सामने खड़े होकर और अपने प्रतिद्वंद्वी की त्रुटिहीन आभा को महसूस करके वह बेहद असहज महसूस कर रहा था। मुझे ध्यान लगाने की कला तो आती है, लेकिन ये पूरी तरह से अर्थहीन है। अंत में वह केवल एक बनावटी मुस्कान ही दे सका। जिन परिवार ने आपको नाराज कर दिया है, वे हमसे कहीं ज़्यादा कमज़ोर हैं और इसके हकदार भी हैं। उनके शब्दों का असर एक श्रृंखला में दिखने लगा, क्योंकि उनके आसपास मौजूद सभी लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। ये तो घोर अन्याय है। आपने तथ्यों को जाने बिना ही अपने परिवार को चोट पहुंचाई। ये प्रतिशोध है। ये काफ़ी नहीं है।
जिसने भी ये किया है उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए और उसे अपनी मृत्यु से अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। सही। इसी क्षण वहां मौजूद फॉक्स स्टार अचानक मुस्कुरा उठी। मैंने अपने छोटे भाई से सुना है कि नवविकसित क्षेत्र में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति उभरा है और आज उसे देखकर मैं पुष्टि कर सकता हूं कि वह वास्तव में असाधारण है। तो ये हु परिवार के दूसरे युवा स्वामी हैं। मैंने आपको पहले नहीं देखा था, कृपया बुरा न माने। ताओ यू ने फॉक्स स्टार की ओर एक नज़र डाली और औपचारिक जवाब दिया। नहीं, मेरा भी एक छोटा भाई है, इसलिए मैं समझ सकता हूं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हालांकि जिन परिवार ने हमारे परिवार की कुछ छोटी मोटी मदद की थी, इसलिए मुझे आगे आकर समर्थन के कुछ शब्द कहने ही पड़े। फॉक्स स्टार इस समय कुछ भी बोलना नहीं चाहता था। सच कहूं तो अगर उसकी भी पिटाई हो जाती तो उसका समय बर्बाद हो जाता। दूसरी तरफ से भी गान परिवार पर हमला किया गया, लेकिन वह इससे बच नहीं सका। इस बार जिन परिवार हु परिवार के चमचों की तरह काम कर रहा था और उसे दूसरों के सामने दिखावा करना ही था। तो दूसरे छोटे मालिक का मतलब है कि मुझे उन्हें जाने देना चाहिए। ताओ यू ने अपनी भौहें उठाईं और दूसरे व्यक्ति को हल्की सी मुस्कान दी। अपनी इज्जत बचाने के लिए जो हो गया सो हो गया। उसके बोलने से पहले ही फॉक्स स्टार की आंखों में काली रेखाएं दिखाई देने लगी, उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और उसकी सांसें तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था मानो आसपास की हवा तरल में बदल गई हो। मैं सांस नहीं ले पा रहा था और मेरे हाथ पैर भारी लग रहे थे। वह अपने वाक्य का बाकी हिस्सा बोल ही नहीं पाया। युवा लोमड़ी स्वामी, सावधान रहो, कियान हाओ चिल्लाया और हु जिंग के सामने कूद पड़ा। उसके शरीर की सारी ऊर्जा एक जगह जमा हो गई और उसने अपनी बाहों को झटकते ही हवा में धुंध का बादल बना दिया। ताओ यू के पास पहुंचने से पहले ही उसके शरीर पर जमा हुई ऊर्जा में दरारें पड़ चुकी थीं। ये कैसे संभव है? कियान हाओ यह महसूस करके भयभीत हो गया कि उसकी क्रिस्टलीकृत ऊर्जा, जिसने अनगिनत शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित किया था, सभी कमजोर बिंदुओं से होकर गुजर रही थी, मानो मूल संपूर्ण ऊर्जा को अनगिनत टुकड़ों में काटकर फिर से जोड़ा गया हो। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसके सामने एक ताड़ का पेड़ प्रकट हुआ। धड़ाम! हवा की एक घुमावदार चापाकार लहर फिर से फूट पड़ी और पहली मंजिल की लॉबी, जहां सभी खिड़कियां पहले ही चकनाचूर हो चुकी थीं, एक बार फिर हवा के एक शक्तिशाली झोंके से हिल गई, जिससे बहुत सारा सूप और सब्जियों के पत्ते बाहर बिखर गए। कियान हाओ की आभा फट गई और वह एक कपड़े की गुड़िया की तरह बगल में लिफ्ट शाफ्ट में जा गिरा। कियान हाओ को हल्के से दूर धकेलने के बाद ताओ यू ने हु जिंग के सिर पर हाथ रखा, उसके सिर को अपने करीब खींचा और कोमल स्वर में कहा, दूसरे छोटे मालिक, आप मुझसे किस तरह से सम्मान की उम्मीद करते हैं? उसकी उंगलियों द्वारा लगाए गए बल से फॉक्स स्टार को ऐसा लगा जैसे उसकी खोपड़ी टूट गई हो और उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या ये सीमाओं को तोड़ने वाला साबित हो सकता है? यह असंभव है। आप इसे अपनी इच्छानुसार व्यवस्थित कर सकते हैं और मैं इसकी देखरेख का जिम्मा संभाल लूंगा। फॉक्स स्टार ने यथासंभव धीमी आवाज में बात की, फिर भी उनकी आवाज में सिसकी की हल्की सी झलक थी। मैं सचमुच मर सकता हूँ। ताओ यू ने अपना हाथ छोड़ा, दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर थपथपाया और हल्के स्वर में बोला, मैं उस तरह का इंसान हूँ जो दूसरों से तर्क वितर्क करना पसंद करता है। मैं कोई निर्दयी राक्षस नहीं हूँ। बस इस घटना में शामिल सभी लोगों को हवा में सूखने के लिए छोड़ दो। इतना ही काफ़ी है। इस पर ताओ यू ने दूसरे व्यक्ति को ध्यान से देखा और धीरे से आह भरी। मैं जल्द ही प्रांतीय राजधानी जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि कुछ भी अप्रिय घटित हो। ताओ यू की बातें सुनकर फॉक्स स्टार की आंखों में और भी ज्यादा डर दिखाई दिया और वह कुछ समय के लिए शिंग्याओ को छोड़कर जाना चाहता था। क्या ये सत्ता स्थापित करने का प्रयास है? सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं इसका ख्याल रखूंगा। फॉक्स परिवार की भी नवविकसित क्षेत्र में मजबूत पकड़ है, इसलिए उन्हें दूसरे पक्ष की धमकियों को स्वीकार करना होगा। वह समझता है कि दूसरा पक्ष क्या कहना चाहता है। तभी बाहर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, घबराओ मत भाई ताओ, हम यही हैं। ताओ यू ने इधर उधर देखा तो उसे पांडा करीब एक दर्जन लोगों को लेकर उनकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। वे लगभग एक दर्जन लोग दादा के सभी शेयरधारक नहीं थे। उनमें से कई ताओ यूटियन की नज़र में काफ़ी प्रभावशाली थे और वरिष्ठ साझेदार थे। उन्हें शेयरधारकों के माता पिता होना चाहिए। शायद उसके पिता को उसकी चिंता थी और उन्होंने चुपके से पांडा से संपर्क किया था। जैसा कि ताओ यू ने शुरू में सोचा था, वह आसानी से वरिष्ठ साझेदारों का एक समूह जुटा सकता था जो उसका समर्थन करें। हालांकि इस पर समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे स्वयं संभालना अधिक कारगर होगा। पांडा अपने आदमियों के साथ उस अराजक दृश्य में तेजी से घुसा, लेकिन वहां जो कुछ उसने देखा उससे वह कुछ हद तक चकित रह गया। हमले के बाद के झटकों से उल्टी पड़ी मेजों और कुर्सियों, पैरों के पास पड़े सूप और बर्तनों, गिरे हुए झंडों और दूर भाग चुके मेहमानों को देखते हुए वह चारों ओर फैली अव्यवस्था को देख रहा था। इस समय हॉल के बीच में केवल ताओ यू और हु जिंग ही मौजूद थे, जिससे वे दोनों थोड़ा भ्रमित महसूस कर रहे थे। क्या चल रहा है? आप सभी के आने के लिए धन्यवाद। मामला सुलझ गया है। मैं आप सभी को शिजी जुबान में भोजन कराना चाहता हूँ।
कृपया मना न करें। ताओ यू मुस्कुराया, जिससे ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि उसी ने इस दृश्य को इस भयावह गड़बड़ी में बदल दिया था। फिर ताओ यू को कुछ याद आया और उसने सहज भाव से फॉक्स स्टार की ओर मुड़कर कहा, वैसे दूसरे छोटे मालिक ने थोड़ी देर पहले किसे कुत्ता कहा था? मैं बोलकर मुझे सुनाओ। भौंकना टिल्डा, वे वास्तव में लचीले और अनुकूलनीय हैं। जब पांडा और उसके समूह ने ताओ यू को अपनी ओर आते देखा और पृष्ठभूमि में लोमड़ी परिवार के दूसरे युवा स्वामी के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो उनके चेहरे पर अत्यधिक हैरानी और सदमा दिखाई दिया। हम बहुत जल्दी पहुंच गए। ताओ के पिता का फोन आते ही हम लगभग तुरंत ही वहां पहुंच गए। तो क्या यही वो चीज़ है जिसे देखने के लिए वे हमें बुला रहे हैं? आखिर हुआ क्या? लोमड़ी परिवार का दूसरा छोटा मालिक कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहा है? वह कुत्ते परिवार से तो नहीं है। चलिए सब लोग अच्छा खाना खाने चलते हैं। ताओ यू ने पांडा के गुर्दों को थपथपाया और फिर मुड़कर चला गया। कुछ पल के आश्चर्य के बाद पांडा और अन्य लोग तेजी से उसके पीछे पीछे चलने लगे। हे भगवान, ये तो बहुत ही अवास्तविक है। ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी बेहद शक्तिशाली व्यक्ति को अपने साथ जोड़ लिया है। स्टॉप। अध्याय 392 शिपमेंट। अध्याय 392 शिपमेंट। शी जी जुबान के लगभग निजी हॉल में ताओ यू और उनका समर्थन करने आए उनके सहयोगियों ने एक बहुत ही जीवंत वातावरण बनाया। हर जगह गिलासों की खनक और तेज बातचीत की आवाज़ें गूंज रही थीं, साथ ही अंतहीन चापलूसी और प्रशंसा भी हो रही थी। भतीजे ताओ, तुम सचमुच एक होनहार युवक हो। एक डोमेन अविश्वसनीय। मुझे संदेह है कि उनकी पीढ़ी के तैरते शहर के बड़े बड़े लोगों ने भी अभी तक इस पर महारत हासिल की होगी। ऐसी उपलब्धियों के साथ उनका भविष्य वास्तव में असीमित है। मैं लाइब्रेरी की लाइब्रेरी में भी रिजर्वेशन कराने की योजना बना रहा हूँ। हाँ हाँ। समय के साथ श्री ताओ एक सीमा तोड़ने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। एक अभूतपूर्व उपलब्धि। ये सचमुच एक बड़ा नाम है जो शहर के भीतरी इलाकों में शीर्ष पर पहुंच गया है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लोगों का एक समूह जश्न मना रहा था और शराब पी रहा था। हवा में शराब की तेज गंध फैली हुई थी। मूल रूप से शी जी जुबान को शांत और ताजगी भरा स्थान माना जाता था, लेकिन उस जगह को सब्जी बाजार में बदल दिया गया। सभी को नमस्कार। मुझे भी मेरी वापसी पर युवती द्वारा नियुक्त किया गया है। मैं कुछ समय के लिए शिंग्याओ छोड़कर राज्य की राजधानी जा रहा हूँ। अगर यहाँ कोई समस्या हो तो आशा है कि आप मेरी मदद करेंगे। ताओ यू ने विशेष रूप से सभी को शी जी जुबान में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया, जो वास्तव में सही समय पर अपनी स्थिति को प्रकट करने का एक तरीका था। प्रांतीय राजधानी के लिए प्रस्थान की तारीख तय हो चुकी है, इसलिए इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ के अधिकांश लोग मूल रूप से दादा कंपनी के रिश्तेदार थे और वे पहले से ही समान हितों को साझा करते थे और नवविकसित क्षेत्र में उनका व्यवसाय था। इस संबंध के कायम रहने से भले ही सन परिवार अंततः सत्ता से गिर जाए और प्रांत में वापस चला जाए, जब तक वह जीवित रहेगा वह अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ा सकता है और अपने परिवार की देखभाल कर सकता है। ताओ यू के परिवार के सदस्य परेशानी पैदा करने वाले नहीं थे, इसलिए उसे अन्य विकल्पों की आवश्यकता थी। हालांकि इन लोगों ने ताओ यू को कोई हरकत करते हुए नहीं देखा, लेकिन उन्होंने भीड़ से कुछ विस्मयबोधक आवाज़ें सुनी और उन्हें पता चला कि ताओ यू ने अपने क्षेत्र का उपयोग इस तरह किया जैसे वह खाली हो। यहाँ पहुँचने पर सिर्फ चापलूसी ही बाकी रह जाती है। सुरक्षा दल के प्रमुख सार्जेंट की पिटाई होने के बावजूद बाद में उन्हें खुद ही सारी गड़बड़ी को ठीक करना पड़ा। ये सब ताकत की वजह से है। बिल्कुल, हमारे साथ इतनी विनम्रता मत बरतो। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। तुम्हारी तरक्की के लिए बधाई। उन सभी ने ताओ यू की प्रांतीय राजधानी में नियुक्ति को एक महत्वपूर्ण पद और पदोन्नति मिलने का स्पष्ट संकेत माना और सभी ने उन्हें बधाई दी। क्या आप प्रांतीय राजधानी जा सकते हैं? मुझे शर्म आती है कि मैं कभी वहां नहीं गया। हम उपयुक्त और उच्च पुरस्कार वाली परियोजना के बिना इस धुंध को पार नहीं करेंगे। शायद बहुत कम लोग ऐसे हैं जो यहाँ आए होंगे। मैं एक बार टीम के साथ वहां गया था। हालांकि वह जगह सिर्फ 200 किलोमीटर दूर थी, लेकिन कोहरे से भरा इलाका बेहद घिनौना था। मैं दोबारा वहां नहीं जाना चाहता। पांडा के पिता को कुछ अप्रिय यादें ताज़ा हो रही थीं और उन्होंने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाई। ऐसा प्रतीत होता था कि वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जो वहां एक बार जा चुका था। ताओ यू ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा, ओह, तो क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ अंकल? यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह कोई रहस्य नहीं है। आमतौर पर वरिष्ठ साझेदार धुंध को पार करने में सक्षम होते हैं और इच्छाशक्ति के दीपक की मदद से वे धुंध के अल्पकालिक प्रदूषण को बिना किसी खास परेशानी के सहन कर सकते हैं। पांडा के पिता निश्चित रूप से घनिष्ठ संबंध बनाने के ऐसे अवसर का लाभ उठाने में संकोच नहीं करेंगे। मैंने शुरू में काफिले की सुरक्षा का जिम्मा स्वीकार किया था। यात्रा बिना किसी बड़ी समस्या के सुचारू रूप से चली, लेकिन मुझे कुछ धूसर कोहरे के राक्षसों से जूझना पड़ा। ताओ यू एक तरफ से सुन रहा था और प्रतिभागी के रूप में पांडा के पिता के दृष्टिकोण से कुछ जानकारी प्राप्त करने में सफल रहा।
ये धूसर कोहरा दुनिया पर छाए हुए अथाह अंधकार का प्रतिबिंब है, और यह धूसर कोहरा और इसके भीतर मौजूद राक्षस सभ्यता की आग से अलग थलग पड़ गए हैं। इसके अलावा टुकड़ों के अंदर इच्छाशक्ति वाले जीवों का शिकार करने के विपरीत धूसर कोहरे के राक्षस कुछ भी नहीं गिराते हैं, इसके बजाय उनके हमले अत्यधिक प्रदूषित होते हैं। हालांकि सबसे आम पिशाच बहुत मजबूत नहीं होते, फिर भी जब आप उन्हें मारते हैं तो उनका काला खून आपके शरीर पर छिटकने से उनमें कुछ हद तक संक्रमण जमा हो जाता है। सबसे आम तो जाहिर तौर पर पिशाच होते हैं। कहा जाता है कि वे पुराने ज़माने में धूसर कोहरे के नीचे रहने वाले आम लोग थे। उनकी कुल शक्ति ज़्यादा नहीं होती। सबसे कमज़ोर व्यक्ति भी आम लोगों के बराबर ही होते हैं। कभी कभी वे धूसर कोहरे को भेद कर अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं। सबसे शक्तिशाली तो औसत दर्जे के भी नहीं होते। मुख्य समस्या प्रदूषण और उनकी भारी संख्या है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि मरने के कुछ समय बाद वे धूसर कोहरे में पुनर्जन्म लेते हैं। उनका रक्त अत्यंत दूषित और अत्यधिक प्रदूषित होता है। वे मृत्यु से भयभीत नहीं होते और ऐसा प्रतीत होता है कि वे लोगों को अपनी मृत्यु के साथ नीचे खींचना चाहते हैं। कहा जाता है कि दुष्ट देवताओं के कुछ अनुयायी उनके रक्त को हथियार के रूप में एकत्र करते हैं। इस बिंदु पर पांडा के पिता रुक गए, क्योंकि यात्रा के दौरान उनका सामना केवल पिशाचों से ही हुआ था, एक ऐसी चीज जिसका सामना धूसर कोहरे को पार करने वाली सभी टीमों को अनिवार्य रूप से करना पड़ता, एक तरह की स्थायी परेशानी। हालांकि हमें किसी अन्य राक्षस के हमले का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन गश्त पर निकले एक धूसर कोहरे के दैत्य से हमारा सामना हुआ। उस समय पूरा काफिला रुक गया और चुपचाप खड़ा रहा, किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार। हालांकि हम धूसर कोहरे के दैत्य के कदमों की आहट महसूस कर सकते थे, लेकिन अंत में वह हमें ढूंढ नहीं पाया और बस चला गया। धूसर धुंध का विशालकाय जीव एक ऐसा प्राणी है जिसकी इंद्रियां बहुत कमजोर होती हैं लेकिन शक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ये धूसर धुंध में मंडराता रहता है और इससे निपटने का सामान्य तरीका शांत और मौन रहना है। एक बार लड़ाई शुरू हो जाए तो सीमा तोड़ने वाले को भी इससे निपटना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा लड़ाई से होने वाला शोर अन्य चीज़ों को भी आकर्षित करेगा। इसके अलावा हालांकि हमने इच्छा का दीपक हमेशा जलाए रखा है, फिर भी हमें अक्सर कुछ प्रेत जैसी आकृतियां दिखाई देती हैं जो प्रकट होकर हमें घूरती रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुछ प्रेत जैसी आकृतियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे इच्छा के दीपक को भेद सकती हैं। हमारे संघ के नेता का एक बार ऐसी ही एक आकृति से सामना हुआ था और कई लोग मारे गए थे। कभी कभी अंधेरे में छिपे कमजोर लोग धुंध को चीरते हुए अंदर आ सकते हैं। क्योंकि वे चुप रहते हैं और स्वचालित मशीन गन से उन पर निशाना नहीं साधा जा सकता, इसलिए किसी परछाई के वश में आना एक आम इंसान को आसानी से पागल कर सकता है। सौभाग्य से जो प्रवेश कर सकते हैं वे सभी कमजोर प्रेत हैं और साधारण रक्तसार से प्रज्वलित इच्छा का दीपक उनसे बचाव के लिए पर्याप्त है। ये यात्रा लगभग 200 किलोमीटर की है और सड़क पर चलना आसान नहीं है। हालांकि हम आमतौर पर सुबह जल्दी निकलना पसंद करते हैं और एक दिन में पहुंच जाते हैं। वैसे भी घने कोहरे में रात बिताना बिल्कुल भी सुखद अनुभव नहीं होता, इससे खतरे काफ़ी बढ़ जाते हैं। ताओ यू बड़े चाव से सुन रहा था और उसके आसपास के लोग भी अपनी राय देने लगे। हालांकि वे कभी वहां गए नहीं थे, लेकिन उनमें से अधिकांश ने इसके बारे में सुना था और उनकी राय महज मनोरंजन के लिए थी। मेरे पास एक स्थानिक क्षमता वाला उपकरण है, इसलिए मैं वहां जाकर अपनी क्षमताओं का उपयोग करके खोजबीन करने की योजना बना रहा हूं। क्या किसी को कोई उपयुक्त चैनल पता है? ताओ यू ने एक और सवाल पूछा। दरअसल राजधानी में हम जिन कौशलों का उपयोग करते हैं उनसे लाभ की गुंजाइश बहुत कम है। इसके विपरीत इच्छा शक्ति से बनने वाली सामग्रियों जैसी थोक वस्तुएं थोड़ी अधिक लाभदायक हैं। पांडा के पिता ने बोलते हुए एक बात याद दिलाई। ताओ यू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह प्रांत शिंग्याओ शहर के बहुत करीब था। ये संभव है कि कुछ कार्यालय कर्मचारी लूटे गए सामान को स्थानांतरित करने के लिए एबिस रिटर्न का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर होने वाले लेन देन के लिए जनशक्ति की कमी हो सकती है, लेकिन कौशल जैसी छोटी वस्तुओं का दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से आदान प्रदान होना चाहिए। यह ऐसी जगह नहीं है जिसके लिए अत्यधिक टेलीपोर्टेशन शुल्क की आवश्यकता हो। कोई भी गुट आसानी से वहां लोगों से भरी एक गाड़ी ले जा सकता है और उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ा सकता है। हालांकि लागत, सुरक्षा, वफादारी और विश्वास जैसे कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन आमतौर पर किफ़ायती वस्तुओं की कीमतों का समान होना काफ़ी सामान्य बात है। अच्छा, मैं समझ गया। दरअसल मैं अपने कौशल में मौजूद कमियों को पूरा करने के लिए कुछ नए कौशल सीखने के बारे में सोच रहा था। मैंने हाल ही में कोई कौशल नहीं सीखा है, लेकिन मेरे पास ध्यान के लिए अभी भी काफ़ी समय है। मैं उन्हें पहले से ही इकट्ठा कर लूँगा। ताओ यू ने इसे दूसरे तरीके से कहा। उसने कुछ सामान्य कौशल पहले से ही तैयार कर लिए थे, जो उसकी संपत्ति को देखते हुए उसके लिए मायने नहीं रखते थे। इस पर पांडा पास आया और आश्वासन देते हुए उसकी छाती पर थपथपाया। अरे ताओगे, आपको खुद जाकर इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके लिए इन्हें इकट्ठा कर लिया है और मैं आपके लिए हर तरह का एक एक चुन लूँगा।
मैं आपको अंदाज़ा बता दूंगा कि आपको कितना खर्च करना होगा। मेरा बजट 10 लाख के अंदर है। मैं कई तरह के कौशल सीखना चाहता हूं ताकि मैं आराम से चुन सकूं। वैसे भी कौशलों का मूल्य आसानी से कम नहीं होता, और अगर मैं उन कौशलों को, जिनका मैं उपयोग नहीं करता, राज्य की राजधानी में ले जाऊं तो शायद मुझे लाभ भी हो सकता है। ताओ यू ने लापरवाही से कहा। भाई ताओ वाकई में कुछ अलग ही हैं, वे बड़ी आसानी से लाखों रुपये निकालकर अतिरिक्त धन कमा सकते हैं। लाखों इच्छाशक्ति बिंदुओं को वस्तुओं में परिवर्तित करने में जोखिम होते हैं। यह उस इच्छाशक्ति से बिल्कुल अलग है जो कभी खत्म नहीं होती। वैसे मेरे पास यहाँ कुछ बढ़िया चीज़ें भी हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें अपने पास ही रख सकते हैं। लीजिए, खुद ही देख लीजिए। ताओ यू को कुछ और याद आया और उसने शव वाले दर्पण से एक स्क्रॉल निकालना शुरू किया। फिर उसने उसे खोलना शुरू किया। क्लिक। 100 होल्ड्समैन शील्ड का अनावरण किया गया। ये चीज़ वरिष्ठ साझेदारों और उससे ऊपर के स्तर के लोगों को सीमित सहायता प्रदान करती है, लेकिन मध्य स्तर के साझेदार इसे खरीदने के लिए बहुत इच्छुक हैं। एक सिक्के के लिए 10,000 युआन सस्ता नहीं है, लेकिन यह एक ऐसी कीमत है जिसे मध्यस्थ साझेदार पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हैं। किसके रिश्तेदार और दोस्त नहीं होते? सैद्धांतिक रूप से, क्या ये सब दादा के शेयरधारकों द्वारा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क करने जैसा नहीं है? होल्ड्समैन शील्ड को देखकर और उसकी कीमत सुनकर कई लोगों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने वहीं मौके पर ही उसे बांटना शुरू कर दिया। पांडा ने सीधे तौर पर वैम्पायर एशेस भी ले ली, ये कहते हुए कि उसकी सहज बुद्धि ने उसे इस क्षमता के साथ बहुत अनुकूल महसूस कराया, और ताओ यू ने इसे उसे 100,000 की उचित कीमत पर बेच दिया। दरअसल, अगर यह मुफ्त है तो ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी उचित कीमत वसूलने से रिश्ते को बनाए रखना आसान हो जाता है। धनराशि प्राप्त करने के बाद ताओ यू ने पांडा को शेष होल्ड्समैन शील्ड्स का एक बड़ा हिस्सा भी दे दिया। कृपया इन्हें बेचने में मेरी मदद करें, अपने लोगों को प्राथमिकता दें, और अगर कोई इन्हें नहीं खरीदना चाहता तो इन्हें नीलामी में रख दें। और हाँ, जैक और बाकी सब, कृपया मुझे एक दे देना एहतियात के तौर पर। उन्होंने पहले ही 400 से अधिक होल्ड्समैन शील्ड जब्त कर ली थी, और फिर फिरौती के रूप में 200 और प्राप्त की, जिससे कुल मिलाकर 600 से अधिक होल्ड्समैन शील्ड की एक बड़ी रकम प्राप्त हुई। हरकनान परिवार के पास अभी भी लगभग 2000 लोग हैं, लेकिन अगर ट्रेल ब्लेजर्स उन पर जोरदार हमला करते हैं तो भले ही वे जीत जाएं, फिर भी शायद उनके पास उतने लोग सुरक्षित नहीं बचेंगे। ताओ यू ने अपने परिवार के लिए भी कुछ पैसे बचाकर रखे थे, और उनके पास कुछ अतिरिक्त पैसे भी थे, इसलिए हो सकता है कि वह कभी कभी उनमें से कुछ दान कर सकें। जब ताओ यू ने सैकड़ों और होल्ड्समैन शील्ड निकाली तो वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। ये सब पैसा है? हे भगवान, इतने सारे लोग! लगता है मुझे आप सभी से मदद मांगनी पड़ेगी और अपने भतीजे के साथ ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा। पांडा भी कुछ हद तक हैरान रह गया। अगर उसके पास कुछ मिलियन यूनिट इच्छाशक्ति होती तो वह डरता नहीं, लेकिन कुछ मिलियन यूनिट सामान होने से ही कई वरिष्ठ साझेदारों को शहर के भीतर मिलकर जोखिम उठाने की हिम्मत मिल गई। आइए पहले अपने ही लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करके समझौता कर लें। स्टॉप। अध्याय 393 दो खुले स्थान। अध्याय 393 दो खुले स्थान। आँख हॉस्पिटल शहर के भीतरी इलाकों के बेहतरीन अस्पतालों में से एक है, जो यांत्रिक संशोधनों से जुड़ी बड़ी सर्जरी भी करने में सक्षम है, और यहाँ तक कि वरिष्ठ भागीदार प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर्जिकल चैनलों तक इसकी पहुँच भी है। इसे शहर के भीतरी इलाके की सबसे समृद्ध इमारत माना जाता है। अस्पताल की 33वीं मंजिल पर ताओ यू की मुलाकात ताओशी के चिकित्सक से भी हुई। शायद ताओ यू की प्रतिष्ठा के बारे में सुनकर कई यांत्रिक संशोधनों के लक्षण प्रदर्शित करने वाला ये चिकित्सक ताओ यू के प्रति काफ़ी उत्साहित था। यह कोई गंभीर बात नहीं है। 1 महीने बाद जब आप होश में आएंगे तो इस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। आप 1 हफ्ते में आइसोलेशन वार्ड से बाहर आ सकेंगे, और फिर हम आपको विशेष पुनर्वास प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। जी हाँ, आपकी मदद के लिए धन्यवाद डॉक्टर हुआंग। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। डॉक्टर हुआंग के जाने के बाद उनके बगल में बैठी चौथी बहन के चेहरे पर भी राहत के भाव दिखाई दिए। आयु, तुम एक मजबूत स्तंभ की तरह वापस आ गई हो। मैंने डॉक्टर हुआंग को कभी किसी के प्रति इतना स्नेहपूर्ण नहीं देखा। जी हाँ, बिल्कुल सही। मैंने तो ये भी सुना है कि जिन परिवार के बचे हुए सदस्यों ने रात भर में ही अपराधियों को मार डाला और उनके शवों को उनके अपने अपार्टमेंट भवन के सामने वाले दरवाजे पर लटका दिया। इस घटना में शामिल सभी 12 लोग वहीं मौजूद थे। मेरे चौथे साले भी इस समय काफ़ी उत्साहित लग रहे थे। उनके सहकर्मी ने उन्हें यही बताया था, और उन्हें इससे पहले कभी इतना बड़ा झटका नहीं लगा था। ताओ यू को फॉक्स स्टार की इस चतुराई पर आश्चर्य नहीं हुआ। वास्तव में ये तो स्वाभाविक ही था। एक बार जब आप सभी शक्तिशाली समर्थकों को हटा देंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। विशेषकर चूंकि फॉक्स परिवार के नव विकसित क्षेत्र में व्यवसाय हैं, इसलिए उनकी चिंताएं और भी गहरी होंगी। ऐसी दुनिया में जहां ताकत का बोलबाला है, वहां खुद की ताकत ही आत्मविश्वास का सबसे अच्छा स्रोत है। अगर आप दूसरों जितने कुशल नहीं हैं तो आप किसे दोष दे सकते हैं?
यही बात तब भी लागू होती है जब ताओ यू पर स्वयं हमला हुआ हो। ताओ यू की उग्र कार्रवाइयों ने न केवल उनके सुरक्षात्मक और उद्दंड स्वभाव को उजागर किया, बल्कि उनके गुस्सैल स्वभाव और नियमों की अवहेलना करने के चरित्र लक्षणों को भी प्रकट किया। इससे चाओयांग सोसाइटी को भी काफ़ी राहत मिली। कम से कम अब दुष्ट देवताओं के अनुयायियों की जांच करने वाले लोग इस बारे में खुलकर बोलने से डरते नहीं हैं। वे ईमानदारी से दुष्ट देवताओं के अनुयायियों के बारे में सुरागों की जांच कर रहे हैं। कौन जाने इससे कोई ऐसा ही हत्यारा सामने आ जाएगा। इस बीच ताओ यू पिछले कुछ दिनों से विभिन्न गैर विरोधी छोटी छोटी क्षमताओं को इकट्ठा और आत्मसात कर रहा है, और उसने पिछली बार से बची हुई लाभांश राशि, बची हुई ज़ोंबी सामग्री राशि और होल्जमैन शील्ड से मिली राशि भी एकत्र कर ली है। जीवन रक्षक उपकरणों की मांग अभी भी बहुत अधिक है। ताओ यू ने अपनी प्रतिज्ञा शक्ति संख्या को एक बार फिर 10 मिलियन के करीब पहुंचते हुए देखा और कुछ भावुक महसूस किया। हालांकि उस छोटी अमीर महिला ने मुझे कुछ बचाकर रखने के लिए कहा था, लेकिन अब जब सामान्य कौशल दूसरी बार बढ़ गए हैं तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ऐसे छोटे मोटे कौशल खोजना मुश्किल होता जा रहा है जो आपकी अपनी क्षमताओं से टकराव न करें और आपके कौशल में वृद्धि के साथ सीधे आत्मसात किए जा सकें। फिर भी आप पांडा द्वारा अर्जित 20 से अधिक कौशलों में से चुनने में कामयाब रहे। पांडोरा द्वारा स्वयं एकत्रित की गई वस्तुओं और मार्शल आर्ट की दुनिया में उन कौशलों के अलावा जो उसके प्रदर्शन को बेहतर बना सकते थे, विविधता पहले से ही काफ़ी व्यापक थी। हाल ही में एकत्रित किए गए कौशलों में स्ट्रॉन्ग फीट और आयरन फिस्ट जैसी क्षमताओं के अलावा, जो स्पष्ट रूप से केवल स्टैट्स को बढ़ाने के लिए हैं, अन्य क्षमताएं भी हैं। हालांकि एक सुखद आश्चर्य भी था। दृढ़ता, यह एक साधारण सी छोटी सी कला है जिसकी पहली देवत्व प्राप्ति के लिए केवल 200 और दूसरी देवत्व प्राप्ति के लिए केवल 40,000 की लागत आती है। हालांकि ये कौशल कई छोटे शारीरिक कौशलों को एकीकृत करने के लिए आधारशिला के रूप में सफलतापूर्वक काम आया। इन सब को मिलाकर एक व्यापक कौशल विकसित किया गया जिसे ताओ यू ने शरीर को मजबूत करना नाम दिया। पांडोरा से प्राप्त कौशलों को मिलाकर इस बार कौशल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गए हैं। पवन नियंत्रण जैसे कौशलों के अलावा इनमें से अधिकांश कौशल शरीर के विशिष्ट अंगों की क्षमताओं को बढ़ाते हैं और अब लगभग शरीर के हर हिस्से को कवर करते हैं। आंतरिक अंगों के लिए हृदय संवर्धन कौशल को भी एकीकृत किया गया है, साथ ही लौ फेफड़े कौशल को भी। मूल रूप से ताओ यू की ची का ध्यान रक्त और ची पर केंद्रित था, जो शारीरिक शरीर को मजबूत करता था। हालांकि एक बार जब आपको वास्तविक सार प्राप्त हो जाता है तो ची पहलू पर अभ्यास करने में लगने वाला समय और प्रयास निश्चित रूप से कम हो जाएगा। इस मिश्रित पद्धति का मुख्य उद्देश्य शरीर के आंकड़ों को बेहतर बनाना है। इसके चलते सुरक्षात्मक ऊर्जा सीधे क्रिस्टलीकरण की ओर प्रवाहित होने लगी। शरीर में ऊर्जा की वृद्धि शरीर के स्वयं को मजबूत करने और रक्त एवं ऊर्जा की पुनःपूर्ति का स्वाभाविक परिणाम है। वास्तव में सबसे अधिक वृद्धि शरीर की मूलभूत शक्ति और आघात सहने की क्षमता में होती है। ताओ यू ने एक ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन खींची और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। वास्तविक सार या सुरक्षात्मक ऊर्जा के बिना और राक्षसी रूपांतरण की निष्क्रिय अवस्था को दबाते हुए उसने बस इसे कसकर पकड़ लिया। बूम टिल्ड। ताओ यू की हथेली में तेज दर्द हुआ क्योंकि उसकी उंगलियों के बीच की दरारों से आग की लपटें और धुआं निकल रहा था, जिससे वह अनजाने में अपने जलते हुए हाथ को हिलाने लगी। आप देख सकते हैं कि उसकी हथेली पूरी तरह से काली है, उस पर खून के कुछ हल्के धब्बे हैं और त्वचा छिल रही है, ठीक वैसे ही जैसे कोई आम आदमी पटाखा पकड़ लेता है और वह फट जाता है। अगली बार इस तरह खुद को परेशान मत करना, बस पूरी तरह से आश्वस्त हो जाना। जैसे जैसे उसकी वास्तविक ऊर्जा कम होती गई, उसकी हथेली पर लगा घाव तेजी से ठीक हो गया और ताओ यू इस सुधार से काफ़ी संतुष्ट था। विभिन्न रूपों में रूपांतरित होने की क्षमता होने के साथ साथ मेरे शारीरिक शरीर में हो रहे व्यापक सुधार से मेरी सीमाएं भी बढ़ रही हैं। अभी भी कुछ ऐसे कौशल हैं जो पूरी तरह से आंतरिक अंगों पर केंद्रित हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या कभी किसी ने शहरी इलाकों के भीतरी इलाकों से लोगों को पकड़कर पाला पोसा है। ताओ यू ने हृदय को मजबूत करने की क्षमता के बारे में सोचा और उस पर विचार किया। अब जब शियाओ हेई पास ही था तो उसने ये देखने का फैसला किया कि क्या वहाँ कोई दुश्मन है। उदाहरण के लिए ड्रैगन छिपकली पालने वाले परिवार, जानवरों को पालतू बनाने वाले परिवार या शेरों से लड़ने वाले परिवार अपने सभी अंगों को मजबूत करें और उन्हें शारीरिक फिटनेस प्रणाली में एकीकृत करें। अमीर लड़की जल्द ही वापस आ जाएगी, अब हिसाब किताब निपटाने का समय आ गया है। ताओ यू ने अपने हाथ पैर हिलाए और उसके पूरे शरीर से चरमराहट की आवाज़ें निकलीं। इतनी सारी कलाओं को समाहित करने के बावजूद विभिन्न रूपों के एकीकरण के कारण ताओ यू का शरीर मांसल नहीं है, उसकी मांसपेशियों की रेखाएं बहुत ही समरूप और चिकनी हैं। परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई मर्दाना ऊर्जा ने छाया आधारित क्षमताओं के कारण पहले से मौजूद स्त्रीत्व की ओर झुकाव को भी संतुलित कर दिया, जो बिल्कुल सही था। फिर ताओ यू अंधेरे में छलांग लगाकर घर से निकल गया। ताओ यू द्वारा चाओयांग सोसाइटी को दी गई पिछली सहायता परिस्थितियों को देखते हुए उचित थी, लेकिन उन्होंने स्वयं इसमें बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं किया।
लेकिन अब जब उसके अपने भाई को इस तरह पीटा गया है तो भले ही प्रत्यक्ष अपराधियों को फांसी दे दी गई हो, फिर भी दोषी पूरी तरह से बेदाग हैं। यह अच्छी बात नहीं है। गु कियू का फायदा इसलिए उठाया गया क्योंकि वह बहुत सीधा साधा था, वह उस स्थिति में नहीं पड़ना चाहता था। खैर, मैं जल्द ही जा रहा हूँ। अगर उन्हें अंदाज़ा हो भी गया कि मैंने ये किया है तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अपने पीछे छोड़ी हुई गंदगी को साफ करना ही होगा। ताओ यू लगातार अंधेरे में घूमते हुए बेहद तेज गति से शहर के भीतरी इलाकों के बाहरी हिस्से में स्थित झुग्गी झोपड़ियों की ओर बढ़ रहा था। धुंधली छायाओं में छवियां लगातार धुंधली होती जा रही थीं और घर के नंबर तेजी से स्क्रॉल होते जा रहे थे। नंबर 47 मिल गया है। ताओ यू ने धीरे से आह भरी और सीधे अंदर जाकर कमरा नंबर 4707 ढूंढ लिया। यह एक बड़ा छात्रावास का कमरा है जिसमें कम से कम 10 लोग रहते हैं। सभी एक साथ ठसाठस भरे हुए हैं और फर्श पर सोते हैं। लेकिन वे दिन भर के काम से थक चुके होंगे और ज़्यादातर सो रहे थे, इसलिए उनके बगल में हो रही तेज खर्राटे की आवाज़ भी उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं कर रही थी। उनमें से केवल एक ही करवटें बदलता रहा, जो कुछ हद तक चिंतित प्रतीत हो रहा था। इतनी देर हो गई है, क्या तुम्हें अभी तक नींद नहीं आ रही? ताओ यू ने अपना रूप छिपाना छोड़ दिया और खुद को प्रकट कर दिया। उसके मायाजाल के प्रभाव से उसके आसपास के लोग और भी गहरी नींद में सो गए। जो एकमात्र व्यक्ति अभी भी होश में था, वह अचानक सदमे से उठ बैठा और अपने सामने खड़े ताओ यू को भय से भरे चेहरे से देखने लगा। ये झांग वेई था, जो पहला साथी था जिससे ताओ यू की मुलाकात तब हुई जब उसने पहली बार खाई में प्रवेश किया था। बाद में झांग वेई भी चाओयांग सोसाइटी में शामिल हो गए और उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। उनकी असाधारण प्रतिभा को देखते हुए यह एक बहुत ही अच्छा परिणाम था। हालांकि ये व्यक्ति चाओयांग सोसाइटी के सदस्यों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण गवाह था और उसने उनकी पहचान करने में निर्णायक भूमिका निभाई। उसकी पहचान के कारण ही दुष्ट देवता की कलाकृतियां लिन चाओ के घर में पाई गईं। हालांकि लिन चाओ के खिलाफ अभी तक कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाए गए हैं, लेकिन गवाहों और सबूतों की मौजूदगी को देखते हुए गंभीर यातना निश्चित रूप से एक आवश्यक उपाय है। चाओयांग सोसाइटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य लिन चाओ की संलिप्तता के कारण ही चाओयांग सोसाइटी को निशाना बनाते हुए जांच का आदेश सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया था। भाई ताओ, कृपया मुझे समझाने दीजिए। मुझे मजबूर किया गया था। मुझे सचमुच मजबूर किया गया था। मैं गलत था। जब झांग वेई ने ताओ यू को अपने घर पर देखा तो वह खुद को रोने से नहीं रोक सका। उन्होंने ताओ यू के बारे में फैली कुछ अफवाहों की जानकारी ली थी और हालांकि स्रोत सीमित थे, फिर भी उन्हें मोटे तौर पर पता था कि भाई ताओ बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्हें यह भी पता था कि इस घटना के कारण ताओ यू के छोटे भाई को लगभग पीट कर मार डाला गया था। मुझे विनो और जोसेफ ने धोखा दिया। उन्होंने मुझे खुशी का झांसा देकर बहकाया। मैं हार नहीं मान सकती। मुझे इसमें जबरदस्ती धकेला गया था। सच में आपको अंदाजा भी नहीं है कि पिछले 1 साल में मेरे लिए कितना मुश्किल रहा है। मैं बहुत प्रतिभाशाली नहीं हूँ और मेरे परिवार के पास कोई संसाधन नहीं है। मैंने पूरी तरह से खुद पर भरोसा किया है और आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वहाँ तक पहुँचने का सफ़र मेरे लिए लंबा और कठिन रहा है। झांग वेई शिकायत करते रहे, समझाते रहे और झुकते रहे। ताओ यू भी जो कुछ उसने देखा उससे कुछ हद तक प्रभावित हुआ। मैंने ही तुम्हें उस विशालकाय अजगर के जबड़ों से बचाया था। ताओ यू की बातें सुनकर झांग वेई ने तेजी से और बार बार सिर हिलाया। हाँ, मुझे बचाने का सारा श्रेय आपको ही जाता है। अगर भाई ताओ न होते तो मुझे खा लिया जाता। भाई ताओ, आपने ही मुझे जीवन दान दिया। अब मैं इसे वापस लेने के लिए यहाँ आया हूँ। झांग वेई की गर्दन पर एक साया मंडरा उठा, फिर एक झटके में उसके बाकी शब्द गले में ही अटक गए। धड़ाम से उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद ताओ यू की परछाई उसे लाशों को छुपाने वाले दर्पण में खींच ले गई और फिर वह दोबारा परछाइयों में गायब हो गया। इसकी शुरुआत आपसे हुई थी और इसका अंत भी आपसे ही होगा। ये तय है। स्टॉप। अध्याय 394 है ना। अध्याय 394 है ना। अपार्टमेंट भवनों में रहने वाले छोटे और मध्यम आकार के परिवारों के विपरीत बड़े शहरी परिवारों की मानक विशेषता एक विशाल हवेली होती है, जो इन बड़े परिवारों का चेहरा भी होती है। उस रात तैरते शहर के आधार पर लगी कुछ ही सिग्नल लाइटें कभी कभार आकाश में चमक रही थीं। भीतरी शहर की रंगीन और चहल पहल भरी रात्रि जीवन का उत्तरी जिले की हवेलियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इनमें से प्रत्येक संपत्ति एक काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैली हुई है, या यहाँ तक कि इसकी अपनी एक पहाड़ी चोटी भी है, जो शहर के भीतरी इलाकों की सड़कों से कटी हुई प्रतीत होती है। एक पूरी तरह से अलग दुनिया में मौजूद है, जो एक गंभीरता और ऐतिहासिक गहराई की भावना को दर्शाती है। पशुओं को वश में करने की तकनीकों में अपनी महारत और प्रजनन उद्योग पर नियंत्रण के बल पर पशु प्रबंधन परिवार 5 महान परिवारों के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। परिवार के मुखिया जोंगली शहर के भीतरी इलाकों के कुछ गिने चुने सीमा तोड़ने वालों में से एक हैं और उनका एक उसी स्तर का ज्वाला सुअर राजा भी है, जिसके साथ उनका गहरा संबंध है।
इस परिवार की प्रतिष्ठा अपने चरम पर है और यह ड्रैगन लिजार्ड और 100 फ्रूट्स जैसे अन्य प्रमुख परिवारों को भी पीछे छोड़ने के संकेत दे रहा है। हालांकि हाल ही में नए विकास क्षेत्र में हमें कुछ झटके लगे, लेकिन हमने जो भारी निवेश किया था वह हमारी युवा पीढ़ी की हत्या के कारण व्यर्थ हो गया और इसके परिणामस्वरूप हमारे उद्योग का आधे से अधिक हिस्सा भी नष्ट हो गया। सौभाग्यवश अपनी ताकत और प्रतिष्ठा के बल पर दूसरे पक्ष ने शेयरों के एक हिस्से को दोबारा बेचने का रास्ता खोज लिया और मामला अस्थायी रूप से स्थगित हो गया। गुकियू द्वारा किए गए हालिया हमले में परिवार के मुखिया गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे परिवार की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि पूरे शिविर के लिए खड़े होने, गुकियू के क्रोध का सामना करने और इंस्पेक्टर द्वारा उसकी कैद होने के इस कृत्य ने बदले में पशु संरक्षण परिवार को बहुत प्रसिद्धि दिलाई। बीस टैमिंग फैमिली मैनर के भीतर एक एकांत घर में हवा में दवा की गंध फैली हुई थी। एक तगड़ा कांस्य रंग की त्वचा वाला सुअर के सिर वाला आदमी एक विशेष रूप से बनाए गए वाटरबेड पर एक तरफ लेटा हुआ है और उसके बगल में कई सुंदरियां उसके ढीले शरीर की मालिश कर रही हैं। उनकी 3 या 4 मीटर लंबी कदकाठी की तुलना में उनके बगल में मालिश कर रही महिलाएं काफी छोटी कदकाठी की लग रही थीं और वाटरबेड एक तकिए जैसा दिख रहा था। अहम तिल्डक, वह नश्वर दुनिया में लोमड़ी वंश के दूसरे बेटे का भी सम्मान नहीं करता। जोंग ली ने गहरी सांस ली, फिर एक औषधीय अगरबत्ती उठाए और अपने फेफड़ों में बची हुई तीव्र ऊर्जा और रक्त को शांत करने के लिए औषधीय सुगंध को अंदर लिया। गुकियू, जिसने ची और युद्ध कौशल को सफलतापूर्वक एकीकृत किया और केवल इन 2 बुनियादी क्षमताओं के बल पर अपना मार्ग प्रशस्त किया, वास्तव में काफी भयावह है। अपने साथी के बिना वह लगभग जीवित नहीं बच पाया, तभी इंस्पेक्टर ने हस्तक्षेप किया। हालांकि उसे लगा कि मामला लगभग सुलझ गया है। अगर वह पाताल में अच्छी तरह से योजना बनाएगा तो वह निश्चित रूप से उसे राक्षसों की दुनिया छोड़ने से रोक पाएगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उस बदमाश ने, जिसने उनके ही प्रतिभाशाली छात्र की हत्या कर दी थी, इस मामले में कुछ और मुसीबतें खड़ी कर दीं। हाँ, उसने जिन परिवार के घर पर सीधे अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ये पहले से ही एक निश्चित स्तर की आंतरिक ऊर्जा प्राप्त करने का परिणाम होना चाहिए और उसने केवल एक ही प्रहार में कियान हाओ को अपंग कर दिया, जिसने अभी अभी अपना क्रिस्टलीकरण रूप बनाया था। शिकायत दर्ज कराने आए उस हठी व्यक्ति ने पूरी सच्चाई बताई। कियान हाओ काफी शक्तिशाली है और शहर के भीतरी इलाकों में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा है। वह इन बड़े परिवारों का विशेष अतिथि भी है, जो अक्सर कई संदिग्ध मामलों को निपटाने के लिए उसकी मदद लेते हैं। उनके पास उत्कृष्ट प्रतिभा, शक्ति और क्षमता है और वे पारस्परिक संबंधों को संभालने में भी बहुत कुशल हैं। मुझे इस बार इतनी बुरी तरह असफल होने की उम्मीद नहीं थी। उसका भाई घायल हो गया, ये वास्तव में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये स्पष्ट नहीं है कि जोंगली की अनावश्यक आपदा का तात्पर्य ताओशी या कियान हाओ से था। फॉक्स परिवार का वह दूसरा युवा मालिक काफी अभिमानी है, इसलिए जिस तरह से उसने अपने गुस्से को दबा लिया, उससे संकेत मिलता है कि इसके पीछे अन्य कारण भी हो सकते हैं। जोंग ली ने अपने बड़े पंखे जैसे हाथ से अपनी गोलमटोल ठुड्डी को छुआ। शहर के भीतरी हिस्से में स्थित ये 5 प्रमुख परिवार इतने वर्षों से अपनी स्थिति में बिना किसी बदलाव के कायम हैं। तैरते शहर से उनके जुड़ाव के अलावा उनकी अपनी ताकत ही इसका मुख्य कारण है। सामान्य तौर पर अगर उस 8 भुजाओं वाले वज्र ने लापरवाही बरती होती तो असल दुनिया में उसे सबक सिखाने और उसे यह बताने का बेहतर मौका होता कि यह वह जगह नहीं है जहां वह मनमानी कर सकता है। जब तक कोई उपयुक्त बहाना मौजूद है, दूसरा पक्ष कमजोर होने के कारण शिकायत करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। फॉक्स परिवार का दूसरा बेटा भला ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता था। इसके बाद उन्होंने जिन परिवार के उन गुर्गों को भी मजबूर किया, जिन्होंने अभी अभी अपनी वफादारी की शपथ ली थी कि वे अपने ही परिवार के सदस्यों के शवों को हॉल में लटका दें। यहाँ कुछ अज्ञात जानकारी अवश्य ही मौजूद है। आपका मतलब है कि फॉक्स परिवार के दूसरे बेटे के वापस जाने के बाद उन्होंने चाओयांग सोसाइटी को निशाना बनाने की अपनी मूल योजनाएं वापस ले लीं। वे अब और शामिल नहीं होना चाहते थे। हाँ, उनके सभी लोगों को वापस बुला लिया गया है। असल में मामला पहले ही सुलझ चुका था और लोमड़ी कबीले का पीछे हटना पशुपालन करने वाले परिवारों के लिए शायद बुरा नहीं होता। हालांकि अजीब माहौल ने जोंगली को एक पल के लिए संशय में डाल दिया। ठीक है, कल मैं कुछ उपहार लेकर ताओ यू से मिलने जाऊंगा ताकि पिछली बार हुए शेयर बायबैक के बारे में उनसे फिर से बात कर सकूं और हमारा संपर्क बना रहे। जोंगली की अंतरात्मा ने उसे बताया कि यह मामला बाहरी शहर के उस लोकप्रिय युवक से संबंधित हो सकता है। हालांकि आंतरिक ऊर्जा प्रणाली की प्रारंभिक खोज की ओर ले जाने वाली उपलब्धियों की श्रृंखला में भाग्य का भी बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन चून की दूसरी पार्टी इस अवसर का लाभ उठाने और अवसर की लहर पर सवार होकर आगे बढ़ने में सक्षम रही, ये भी उनकी ताकत को दर्शाता है। पहले हमने शेयरों को वापस खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन जब हमें पता चला कि दूसरा पक्ष इसमें शामिल नहीं होना चाहता तो बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन अब बेहतर होगा कि हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान लें। इस बच्चे में क्षेत्र को ध्वस्त करने की क्षमता है। इसने एक ही प्रहार में कियान हाओ को अपंग कर दिया और पहले ही इस क्षेत्र में महारत हासिल कर ली है।
चाओयांग सोसाइटी की वजह से जिन परिवार को परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्या हमारे लिए ऐसा करना अनुचित नहीं होगा? इसके बाद रिपोर्ट करने वाले जिद्दी व्यक्ति का पद स्पष्ट रूप से उच्च था और उसने अपनी स्थिति स्पष्ट की। नवविकसित क्षेत्र में विरोधी के पास वास्तव में जबरदस्त युद्ध क्षमता है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि यह क्षेत्र अभी कुछ ही समय से विकास के दौर में है। एक बार जब उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ेगा तो अंततः वे सुस्थापित परिवार के सदस्यों से हार जाएंगे। आधुनिक दुनिया में क्या उनका परिवार सचमुच उन्हें इतने उच्च स्तर तक पदोन्नत करेगा? किसी अप्रत्याशित मुलाकात के बाद अचानक ऊर्जा में वृद्धि होना सामान्य बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरा व्यक्ति उसी गति से आगे बढ़ता रह सकता है। अंततः उसे एक गतिरोध का सामना करना पड़ेगा। कई लोग सौभाग्यवश वरिष्ठ साझेदार स्तर तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर अपना पूरा जीवन व्यर्थ ही बर्बाद कर देते हैं। अगर तुम अब भी इतने ही अदूरदर्शी हो तो मैं तुम्हें अधिकार सौंपने में कैसे सहज महसूस कर सकता हूँ? जोंग ली ने ठंडी सी आवाज में नाक से कुड़ी। ऐसा लग रहा था कि वह दूसरे पक्ष के दृष्टिकोण से कुछ हद तक असंतुष्ट था। हम चाहे जो भी व्यवस्था करें, हमें ऊपरी तौर पर उसे शांत करना ही होगा। हम कहेंगे कि यह मामला मेरी वजह से हुआ है और हम घायलों से मिलने और उन्हें सांत्वना देने आए हैं। जोंग ली के शब्दों ने उस हठी व्यक्ति को चुप करा दिया जो रिपोर्टिंग कर रहा था। यदि कोई इस बात पर जोर देता है कि यह मामला स्वयं के कारण हुआ है, तो ये कुछ हद तक तर्कसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि गु कियू को यहाँ एक वर्जित कार्य को तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हुईं। अगर गु कियू को गिरफ्तार नहीं किया गया होता तो जिन परिवार इतनी लापरवाही से काम नहीं कर पाता। लेकिन ये तो सरासर असंभव है। किसी के घर पर इतने निराधार बहाने से जाना, उन्हें जरूरत से ज्यादा महत्व देना है। लेकिन जब कुलपति ने बोलना शुरू किया तो वह केवल सिर हिला सका। अच्छा ऐसा है, तुम्हें समझ नहीं आता? जोंग ली ने महत्वाकांक्षा की कमी को देखते हुए गुस्से से दूसरे पक्ष की ओर घूर कर देखा। हमें उससे बचाव के लिए भी इंतजाम करने होंगे और दूसरे परिवारों से भी बात करके उनकी राय जाननी होगी। लेकिन हम जो भी फैसला लें, हमें ऊपरी तौर पर हालात स्थिर रखने होंगे। उसने इतने कम समय में ही इस क्षेत्र में महारत हासिल कर ली और एक ही वार में कियान हाओ को अपाहिज कर दिया। कहीं वो भी गु कियू जैसा ही तो नहीं है? हालांकि इस क्षेत्र में महारत हासिल करना आंतरिक ऊर्जा की साधना प्रणाली के कारण हो सकता है, लेकिन कियान हाओ को हराने के लिए, जिसने अपनी आंतरिक ऊर्जा को क्रिस्टल में बदल दिया था, वास्तव में ताकत की आवश्यकता थी। क्रिस्टलीकरण तकनीक की उग्रता स्पष्ट है। एक बार जब ये तकनीक सक्रिय हो जाती है तो पर्याप्त शक्ति की कमी वाला कोई भी व्यक्ति जो इस पर हमला करता है, उसके घायल होने की संभावना अधिक होती है। प्रतिद्वंद्वी तो गु कियू से भी तेजी से प्रगति कर रहा है। साथ ही उस आंतरिक ऊर्जा पर विशेष ध्यान दें। देखें कि क्या परिवार में कोई इसे सीख सकता है और समय से पहले उस क्षेत्र में महारत हासिल कर सकता है। यह एक असाधारण कौशल है। इस समय जोंग ली, जो अभी इस क्षेत्र में कदम रख रहे थे, ने भी थोड़ी भावुकता दिखाई। वर्षों की कड़ी मेहनत और अनगिनत जीवन मरण के संघर्षों के बाद आखिरकार मैं अपने सभी ज्ञान और कौशल को एकीकृत करने में कामयाब रहा, और तभी मैंने बड़ी मुश्किल से इस क्षेत्र में कदम रखा। लेकिन उस बच्चे ने सचमुच 1 साल से थोड़े ही समय में एकीकरण पूरा कर लिया। ये वाकई कमाल है। हालांकि इस समय जोंग ली को अचानक रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। अपने ही क्षेत्र से मिली अनुभूति ने उसे एक गंभीर संकट का एहसास कराया। इस संकट की भावना पहले से कहीं अधिक प्रबल है, किसी भी अन्य समय की तुलना में कहीं अधिक। गर्जना टिल्डा। जोंग ली चीख उठा, उसका पूरा शरीर फूलने लगा और उस शक्तिशाली बल ने सीधे उन सभी नौकरानियों को मार डाला जो उसकी मालिश कर रही थीं। अपने फेफड़ों में असहनीय दर्द के बावजूद जोंग ली निरीक्षक का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक सीमा तोड़ने वाले की सारी हदें पार करना चाहता था। उन्हें दंडित करना है या नहीं, यह अब मेरी चिंता का विषय नहीं है। मेरी प्राथमिकता तो बस जीवित रहना है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें अचानक फट गईं और उसकी सुअर जैसी आंखों से खून बहने लगा। इसके बाद गले, गर्दन, हृदय, प्लीहा, यकृत, गुर्दे और रीढ़ की हड्डी सहित कई स्थानों से खून तेजी से बहने लगा, मानो उन सभी पर एक ही समय में भेदी प्रहार किया गया हो। अचानक लगे झटके से कभी फूला हुआ जोंग ली एक पंक्चर गुब्बारे की तरह पिचक गया। पहले से ही गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसकी जीवन शक्ति तेजी से कम होती जा रही थी। इसके बावजूद इतने घातक प्रहार सहने के बाद भी जोंग ली में अभी भी काफी मानसिक उतार चढ़ाव थे, और वह तुरंत ही अपने सदमे और गुस्से को इस तरह व्यक्त करता था मानो वह बोल रहा हो, तुम कौन हो? क्या तुम्हें पता है कि ऐसा करने से तुम एक शक्तिशाली परिवार के दुश्मन बन जाओगे? उसका स्वागत किसी आवाज से नहीं हुआ, केवल अंधेरे से एक काली परछाई निकली और एक नुकीला पंजा उसके सिर पर दबाव डालने लगा। ताओ यू को भरोसा नहीं था कि वह इंस्पेक्टर को सूचित किए बिना अन्य सीमा तोड़ने वालों से निपट सकता है। जो लोग सीमाओं को तोड़ते हैं, उनमें आमतौर पर संकट की प्रबल भावना होती है। यहाँ तक कि इस घायल जिद्दी आदमी को भी करीब पहुंचने से पहले ही ढूंढ लिया गया, इसलिए वह केवल अपनी माइंड स्वॉर्ड का उपयोग करके दूर से ही दुश्मन की तलाश कर सका।
हालांकि प्रतिद्वंदी ने इसे तुरंत भांप लिया, लेकिन उनकी मानसिक सुरक्षा ने मेरे कई हमलों को पहले ही झेल लिया था, जिससे मैं उन्हें सीधे माइंड स्वॉर्ड से मार नहीं सका। इसे केवल उनके रूपांतरण में बाधा डालना ही माना जा सकता है। सौभाग्यवश जैसे जैसे उनकी ताकत में सुधार हुआ, 3 उपमाओं और यिन यांग पंच तत्वों की दिव्य गर्जना के बिना भी यह काफ़ी है। क्लिक करें टिल्ड अपने दूसरे रूपांतरण के बाद और तेज पंजों और पंजों की ताकत से सुसज्जित 9 यिन दिव्य पंजे ने सीधे जोंगली की खोपड़ी को भेद दिया। अपनी शक्तिशाली वास्तविक शक्ति से प्रेरित होकर यिन गुण वाले पंच तत्वों का वास्तविक सार एक साथ उसकी 5 उंगलियों से फूट पड़ा, जिससे विशालकाय सुअर के सिर का अंदरूनी हिस्सा तुरंत टोफू में बदल गया। हाथ के एक जोरदार झटके के साथ स्नैप, उसके सिर का ऊपरी हिस्सा सीधे धड़ से अलग हो गया और उसके अंदर का टोफू सारा जमीन पर बिखर गया। ये काफ़ी कठिन है। ताओ यू ने सिर के ऊपरी हिस्से को कुचलने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। इसलिए उसने उंगली से वार करने की तकनीक का इस्तेमाल न करते हुए सीधे अपनी हथेली से वार किया और उसमें निहित वास्तविक शक्ति का उपयोग करते हुए अपने सामने खड़े भयभीत सफ़ेद सुआ आदमी को कुचलकर मार डाला। आपका मतलब क्या है? बस कह दो कि यह मेरी वजह से हुआ। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है? क्या तुम अब भी अपना कर्ज चुकाने से मुकरना चाहते हो? मैं वो बेवकूफ़ गुकियू नहीं हूँ। फर्श पर खून के धब्बे देखकर ताओ यू ने तुरंत पेट्रोल निकाला और कुशलतापूर्वक पूरे कमरे में छिड़कना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ अगर उन्हें अंततः ये पता चल जाए कि मैंने ही उसकी हत्या की थी? कुछ लोगों को चुपके से मार डालो, वे सुधर जाएंगे। अगर गुकियू ने ये पहले ही कर लिया होता तो इतनी परेशानी नहीं होती। स्टॉप। अध्याय 395 परिस्थितियाँ शांतिपूर्ण नहीं हैं। अध्याय 395 परिस्थितियाँ शांतिपूर्ण नहीं हैं। ताओ यू ने जब से पशु प्रशिक्षक परिवार के जोंगली की हत्या की है, तब से वह कभी घर नहीं लौटा है। सभी आवश्यक निर्देश देने और सभी आवश्यक बातें कहने के बाद ताओ यू ने उसके प्रकट होने के लिए कोई और निश्चित क्षेत्र नहीं छोड़ा। सीधे शब्दों में कहें तो, भले ही संदेह हो या आपके द्वारा किए जाने के पर्याप्त सबूत हों, तो आपने ही वह किया है। बशर्ते आप अपने दोबारा प्रकट होने के लिए कोई निशान या निश्चित स्थान न छोड़ें। चाहे वे कोई कदम उठाने की हिम्मत करें या न करें, मैं वह जोखिम नहीं उठाने वाला। दरअसल मेरे न रहने पर मेरा परिवार ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। उस रात ताओ यू ने एक बार फिर अपने राक्षसी रूप परिवर्तन का उपयोग करके अपना रूप बदल लिया और लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा हो गया। उसने एक लबादा ओढ़ा और उस बार में चला गया जहां चोरों का गिरोह अभी तक नहीं पहुंचा था। शायद इसलिए कि यह एक सार्वजनिक बार है, ये सीवरों की तुलना में थोड़ी अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। बाहर से देखने पर भले ही यह जर्जर लग रहा हो, लेकिन अंदर के लोग नहीं बदले हैं। ये अभी भी वही लोग हैं जो पिछली बार थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मजबूत क्षमताओं वाले लोग अधिक समय तक जीवित रहते हैं। जैसे ही ताओ यू ने प्रवेश किया, एक लबादा ओढ़े हुए व्यक्ति ने जल्दी से बाहर निकलकर ताओ यू को संदेह भरी नज़रों से देखा और बिना कुछ कहे रात के अंधेरे में गायब हो गया। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, ताओ यू ने अपना ध्यान मजाकिया मुखौटा पहने बारटेंडर पर केंद्रित किया, लेकिन उसे उससे कोई विशेष भावना महसूस नहीं हुई। हालांकि यह संभव है कि दूसरे पक्ष के पास कुछ विशेष छलावरण कौशल हो, लेकिन कम से कम बाहरी रूप से तो उन्हें मुझे पहचानना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने एक बार फिर अपना रूप बदल लिया है। मुझे कुछ हालिया जानकारी चाहिए। ताओ यू ने अपनी आवाज़ बदलते हुए बात की। क्या आपकी कोई विशेष आवश्यकता है? आपका मूल्य सीमा क्या है? मेरी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं आपको 1000 दूंगा। ताओ यू ने शांत भाव से बात की। बारटेंडर को स्थिति की जरा भी परवाह नहीं थी। वांछित अपराधियों का मिशन हॉल में न जा पाने के कारण चोरों के गिरोह में सूचना लेने आना उनके लिए आम बात थी। यह इतना आम था कि उसने बस एक बटन दबाया और नवीनतम जानकारी से भरे कागज़ों का एक बंडल बाहर आ गया। हालांकि ताओ यू ने फिर भी 1000 युआन खर्च किए, इसलिए मुद्रित जानकारी के अलावा उन्होंने कुछ पूरक जानकारी भी लिखवाई। हाल ही में कुछ और खुफिया जानकारी मिली है, जिसे आप तैयारी के लिए देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि 8 भुजाओं वाले वज्र का छोटा भाई गलती से घायल हो गया था, जिसके बाद वह एक लड़ाई में फंस गया। उसने तियानचेंग के 3 परिवारों में से कियान परिवार के मुखिया और जिन परिवार के 2 विशेषज्ञों को एक ही प्रहार में अपंग कर दिया, और यह संदेह है कि उसने एक विशेष विद्या में महारत हासिल कर ली है। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि ताओ यू खुद सुर्खियों में छा गए। वरिष्ठ साझेदार पहले से ही बड़े नाम थे, और यह कहने की जरूरत नहीं है कि कियान हाओ भी वरिष्ठ साझेदारों के बीच एक जाना पहचाना चेहरा थे। इसके अलावा ये संदेह है कि इस क्षेत्र में उनकी महारत नए विकास क्षेत्र में उभरते आंतरिक शक्ति चैनल से प्राप्त हुई है। शास्त्र मंडप के लिए बुकिंग तेजी से लोकप्रिय हो रही है और नए विकास क्षेत्र में प्रशिक्षकों का एक नया समूह आ चुका है। इतना ही नहीं, उनकी क्षमता भी सामान्यतः कहीं अधिक है। उनमें से सोंग क्यू और झांग सानफेंग जैसे गुरु साधारण वरिष्ठ भागीदारों से भी आगे निकल चुके हैं, जिसका कारण संभवतः यह है कि उन्होंने क्षेत्र का अधिगम चैनल पहले ही प्राप्त कर लिया था। ये सुनकर ताओ यू ने सिर हिलाया। और अधिक बताए, मुझे खेद है, 1000 रुपये में आपको केवल सही जानकारी ही मिलेगी।
यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो आपको अधिक भुगतान करना होगा। ताओ यू एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया। क्या कोई और जानकारी है? ये देखकर कि ताओ यू अधिक भुगतान नहीं करना चाहता था और अभी भी मूल जानकारी ही दे रहा था, वह निराश नहीं हुआ और आगे बढ़ गया। नए विकास क्षेत्र के लिए टेलीपोर्टेशन डिवाइस को मंजूरी मिल गई है और इसे जल्द ही स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा पुराने विकास क्षेत्र के पास एक नई दुनिया दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जो बेहद खतरनाक है और इसके कारण वरिष्ठ साझेदारों में जानमाल का नुकसान हो चुका है। उत्तरी जिले में पशुपालन करने वाले परिवार के पुराने निवास में आग लग गई है और आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात है। ये सभी बातें उन्होंने विशेष रूप से बताई थीं, जिन्हें 1000 इच्छाशक्ति की कीमत में शामिल अतिरिक्त जानकारी माना जाता था। ताओ यू के हाथ में जो पन्ने थे वे सामान्य खुफिया रिपोर्टें थीं जो मिशन की लॉबी में मिल सकती थीं। जो लोग खुले तौर पर मिशन हॉल में नहीं जा सकते, वे अक्सर कभी कभार यहाँ चीज़ें खरीदने और नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं। ताओ यू ने उस पर सरसरी नज़र डाली, फिर सिर हिलाया और जल्दी से चला गया। पशुपालन करने वाले परिवार के सबसे शक्तिशाली मुखिया की मृत्यु हो चुकी है। भले ही उनके पास मुखिया द्वारा छोड़ा गया सुअर राजा अभी भी मौजूद हो, वे संभवतः पहले उसे छिपाने की पूरी कोशिश करेंगे। आखिरकार उस सुअर राजा का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि वह वास्तविक दुनिया में प्रवेश न कर सके। जहां तक मेरे खुद पर संदेह करने की बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ... तुमने फिर से कुछ बढ़ाकर दिखाया है ना? जाने से पहले कोई बड़ी डकैती करने की योजना बना रहे हो। सुबह सुबह युवा उत्तराधिकारी की आवाज़ उसकी घड़ी से आई, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता था कि वह अभी अभी अंधकार से लौटी है और उसे कुछ हाल की घटनाओं के बारे में पता चला है। मुझे कुछ ऐसा प्रभाव छोड़ना होगा ताकि वे मुझे भूल न जाएं। ताओ यू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हम कब रवाना होंगे? हम कहाँ मिलेंगे? चलिए सीधे पश्चिमी जिले में स्थित शहर के प्रवेश द्वार की ओर चलते हैं। इधर आ जाए। ये सुनकर ताओ यू को उदासी का एक झटका लगा। उसने अपने अपार्टमेंट की ओर एक नज़र डाली, लेकिन दोबारा नमस्ते नहीं कहा। प्रांतीय राजधानी की इस यात्रा के बाद मुझे नहीं पता कि मैं कब दोबारा वहां जा पाऊंगा। हालांकि उसने जो प्रतिष्ठा अर्जित की है, जब तक वह जीवित रहता है और उसकी ताकत बढ़ती रहती है, वही उसका सबसे बड़ा सहारा होगा। ... शहर के भीतरी हिस्से के पश्चिमी उपनगरों में कई कारखाने हैं और वहां का वातावरण अपेक्षाकृत खराब है, जो औद्योगिक पार्कों जैसा दिखता है। मशीनों की खड़खड़ाहट और धमाकों की आवाज़ से कई पाइप आपस में जुड़ गए, जो सीधे आकाश में तैरते शहर तक जाते थे। जिन सड़कों पर पैदल चलने वालों और वाहनों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी, वहां 5 भारी बख्तरबंद वाहनों का एक काफिला पहले ही इकट्ठा हो चुका था। ये सभी एक कंटेनर ट्रक जितने बड़े हैं। इनके नीचे समानांतर टायर लगे हैं, लेकिन इनका मटीरियल रबर जैसा नहीं दिखता, बल्कि ये चमड़े जैसा लगता है, शायद किसी जादुई जीव के चमड़े से बना हो। उनके शरीर पर लगा कवच इतना मोटा था कि एक नज़र में ही पता चल जाता था कि वे भारी हैं, और उन पर घिसावट के कई निशान भी थे। प्रत्येक भारी बख्तरबंद वाहन की छत पर 3 दोहरी बैरल वाली बहु बैरल मशीनें गिरने लगी थीं, जो स्वचालित मॉडल की होनी चाहिए थीं। उनके बगल में कई लोग भी खड़े थे। सुन शियू और सुन शिकिंग दोनों ने युद्धक पोशाक पहन ली थी और काफिले के आगे खड़े होकर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से बात कर रहे थे। इसके अलावा ताओ यू ने ट्रेया को भी महिलाओं के कवच पहने हुए देखा, जो किसी महिला योद्धा की तरह लग रही थी। मैंने उसे पहली बार युद्धक पोशाक पहने देखा है। कई लोग इन भारी बख्तरबंद वाहनों पर सामान लाद रहे थे और कुछ छोटे बुलडोजर चक्कर लगा रहे थे। चूंकि हम यात्रा कर ही चुके हैं, तो क्यों न कुछ सामान भी बेच लें। इन वस्तुओं की कीमतों में अभी भी अंतर है। हालांकि राजधानी और शिंग्याओ शहर सबसे नज़दीकी शहर हैं। राजधानी में रहने वाले लोगों द्वारा रोजाना की जाने वाली छोटी मोटी आवाजाही से कीमतों में काफ़ी हद तक संतुलन बना रहता है। शिंग्याओ शहर में राजधानी की कई खासियतें भी मौजूद हैं। ताओ यू ने जो कौशल हासिल किए हैं, उनमें से कई राजधानी में ही विकसित हुए हैं। सामान ढोना तो बस एक ऐसा काम था जो मैंने वहां जाते समय किया। वैसे भी मुनाफा एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप समायोजित हो जाती है। अगर मुनाफा काफ़ी ज़्यादा है तो आवृत्ति भी ज़्यादा होगी, और अगर मुनाफा गिरता है तो आवृत्ति भी कम हो जाएगी। जो लोग दूसरे देशों में टेलीपोर्टेशन शुल्क के रूप में कम से कम 10 लाख खर्च करते हैं, वे अक्सर वहां की कुछ स्थानीय खास चीज़ें वापस लाते हैं। मुख्यधारा की प्रणालियों के अलावा इनमें से कई अनूठी प्रणालियां अन्य शहरों से उत्पन्न होती हैं। बात बस इतनी सी है कि इन बाहरी लोगों के पास स्थानीय संपर्क नहीं होते, इसलिए अगर वे नियमित रूप से कीमती सामान की धुलाई करते हैं तो जोखिम बहुत अधिक होता है। इसलिए उनका बिना किसी निशान के गायब हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इच्छा शक्ति की मात्रा सीमित होती है। अगर आप इसका बहुत अधिक उपभोग करते हैं तो स्वाभाविक रूप से लोगों की संख्या कम हो जाएगी। युवा उत्तराधिकारी ने मानो ताओ यू को देख लिया था। सेहान तलवार नियमावली की याद दिलाने वाली पवित्र दृष्टि से उसने ताओ यू को इशारा किया।
उसकी आभा, जो मानो पहुंच से बाहर और अछूत प्रतीत होती थी, ने ताओ यू के हृदय में हल्की सी हलचल पैदा कर दी। हालांकि आसपास कुछ बाहरी लोग भी मौजूद थे, जिनमें सन परिवार के बुजुर्ग प्रतीत होने वाले लोग भी शामिल थे, इसलिए ताओ यू ने विनम्र व्यवहार किया। वह दौड़ते हुए पास आया और आदरपूर्वक बोला, छोटी मालकिन, मुझे देर हो रही है। अभी देर नहीं हुई है, बिल्कुल सही समय पर। ये मेरे तीसरे चाचा हैं, जो इस परिवहन के प्रभारी हैं। युवा उत्तराधिकारी ने परिचय दिया और ताओ यू ने भी उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा। उनका स्वभाव कुछ हद तक स्त्री जैसा है और वे बेहद आकर्षक हैं। वे अधेड़ उम्र के लोगों के दिलों की धड़कन हैं। ताओ यू को यह महसूस हो रहा था कि दूसरे पक्ष की छाया ऊर्जा अत्यंत सक्रिय थी, लेकिन इसके अलावा स्वर्ग और मनुष्य के साथ अपनी एकता की भावना में उसे किसी भी प्रकार के खतरे का एहसास नहीं हुआ। इसके विपरीत ये गर्माहट और भरोसेमंदता का एहसास दिलाता है। इससे ताओ यू का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्हें यकीनन यह विश्वास नहीं होगा कि ऐसी टीम में ताकत का काम करने वाला व्यक्ति एक दयालु, मिलनसार पड़ोसी चाचा होगा। इसका केवल यही अर्थ हो सकता है कि प्रतिद्वंद्वी ने मानसिक शक्ति के सभी पहलुओं में उसे पछाड़ दिया है। युवा उत्तराधिकारी और उसके साथियों के अत्यधिक महत्व को देखते हुए यह बात समझ में आती है, सन परिवार निश्चित रूप से पूरी यात्रा के दौरान उच्च कोटि के सुरक्षाकर्मियों की व्यवस्था करेगा। सुन गुआंग्याओ ने गर्मजोशी भरी मुस्कान और बेहद दोस्ताना भाव से ताओ यू की ओर देखा। भाई ताओ की अंतर्ज्ञान शक्ति काफ़ी अच्छी है। इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। इतना कहने के बाद उसने ताओ यू की ओर इशारा करते हुए आंख मारी। ताओ यू को प्रशंसा से उसका क्या मतलब था, यह नहीं पता था, इसलिए उसने बस रूखी मुस्कान के साथ सम्मानपूर्वक कहा, प्रणाम सूर्य देव। बहरहाल ताओ यू द्वारा आंतरिक ऊर्जा की प्रारंभिक खोज और तांग राजवंश की खोज से सन परिवार को काफ़ी लाभ हुआ। क्रमिक वृद्धि के संतृप्ति स्तर तक पहुंचने से पहले मुनाफा काफ़ी अधिक होगा। उनकी सिद्ध क्षमता और प्रतिभा को देखते हुए सन परिवार के पास उन्हें गंभीरता से लेने का पहले से ही कारण है। पिछली बार उस धनी युवती ने जो कहा था, उसके अनुसार अगर सिर्फ परिवार में शादी करने की बात हो तो ताओ यू पहले से ही योग्य है। हालांकि युवा उत्तराधिकारी ने सन परिवार की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखा और बाहरी लोगों का साथ देना शुरू कर दिया। आप लोग मेरे साथ एक ही कार में यात्रा करेंगे। रास्ते में थोड़ी बहुत अस्थिरता आ सकती है। सन गुआंग्याओ ने लापरवाही से हाथ हिलाया, लेकिन उनके बेपरवाह शब्दों ने फिर भी ताओ यू के दिल की धड़कन तेज कर दी। यदि ऐसा शक्तिशाली प्राणी यह कहे कि चीजें शांतिपूर्ण नहीं हैं, तो संभवतः वह 200 किलोमीटर से अधिक के घने कोहरे से उत्पन्न नहीं हुआ होगा। हालांकि उस धूसर कोहरे के भीतर की किंवदंतियों में इससे भी अधिक खतरनाक चीजें मौजूद हैं, जैसे कि कोहरे में रहने वाली वेल और अगाध अशांति। लेकिन ये सब बातें इन 200 किलोमीटर के दायरे में नहीं घटेंगी। सभ्यता की लौ प्रज्वलित करने वाले शहर ही दुनिया को विनाश के खिलाफ लड़ने के लिए आधारशिला भी हैं। सभ्यता की लौ जितनी तीव्र होगी, रात का कोहरा उतना ही कम घना होगा। उन शक्तिशाली खतरों को सभ्यता के इतने घने क्षेत्र में प्रवेश करना मुश्किल लगता है। स्पष्टतः ग्रे मिस्ट जायंट जैसी कोई चीज़ भी सन गुआंग्याओ जैसे किसी व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए अशांति की उत्पत्ति कहीं और से हो सकती है। स्टॉप अध्याय 396 धूसर कोहरे का क्षेत्र। अध्याय 396 धूसर कोहरे का क्षेत्र। ताओ यू बीचों बीच खड़े भारी बख्तरबंद वाहन में सवार हो गया। ट्रक के बराबर विशाल इस बख्तरबंद वाहन का आंतरिक स्थान इसके अनेक पुर्जों और गोला बारूद के कारण किसी मालगाड़ी के स्थान से तुलना करने योग्य नहीं था, लेकिन ये काफ़ी बड़ा था, जिसमें बहुत सारे लोग या सामान रखे जा सकते थे। ताओ यू और उसके समूह के वाहन में केवल कुछ ही लोग थे। उन्होंने वाहन पर नज़र डाली और पाया कि उसमें लगभग 20 लोग थे, जिनमें से अधिकतर लगभग उन्हीं की उम्र के थे। गाड़ी में सैनिकों को ले जाने वाले वाहनों की तरह सीटों की 2 पंक्तियां थीं, और अपनी रोशनी के अलावा छत से एक तेल का दीपक लटका हुआ था। आप देख सकते हैं कि स्टूल के नीचे लगभग हर जगह एक बुझी हुई बत्ती है, जो सभी इच्छाशक्ति की अत्यधिक कुशल बत्तियां हैं, जिनका उपयोग धूसर कोहरे और उन अदृश्य छायाओं के प्रदूषण को दूर करने के लिए किया जाता है। यदि कोई अप्रत्याशित बात नहीं है, तो ये सभी लोग नव विकसित क्षेत्र के हैं, जो कन्वेयर सिस्टम के पुर्जों के परिवहन के लिए जिम्मेदार हैं। उनके चेहरों से पता चल रहा था कि वे सभी थोड़े असहज थे। उनकी प्राथमिक आवश्यकता वफादारी है, उनकी वास्तविक क्षमताएं शायद औसत दर्जे की ही हैं। नए विकास क्षेत्र में काम करने वाले लोग शायद ही वरिष्ठ साझेदारों के स्तर तक पहुंच पाएंगे। इसलिए लैंप्स ऑफ विल के इस ट्रक भर उत्पाद की गुणवत्ता सामान्य स्तर से कहीं अधिक है और इसकी कीमत भी सस्ती नहीं होगी। इनमें से अधिकांश लोगों को राज्य की राजधानी पहुंचने के बाद वहीं रुकना पड़ेगा, लागत बचाने के लिए भी और इसलिए भी क्योंकि उन्हें पहले ही वहां भेज दिया गया है, इसलिए उनका समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। इनके अलावा धनी भाई बहन सन गुआंग्याओ और टेरेसा भी हैं। क्योंकि आसपास बाहरी लोग थे, इसलिए ताओ यू अमीर लड़की के करीब नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने सुन शिकिंग के साथ बैठना चुना। भाई ताओ, बहुत समय हो गया है, आप काफ़ी मजबूत हो गए हैं।
मुझे लगता है कि अगर मैंने और मेहनत नहीं की तो आप मुझसे आगे निकल जाएंगे। मीठी खुशबू वाली सुन शिकिंग ताओ यू के बगल में बैठी और मुस्कुराते हुए बोली, युवा स्वामी सूर्य बहुत दयालु हैं। बस बात यह है कि मैं अपने क्षेत्र के लाभों का उपयोग करके अपने आध्यात्मिक क्षेत्र से दूसरों को दबा रहा हूँ। हाँ, आप तो बड़े ही विनम्र हैं। सुन शिकिंग ने ताओ यू के कंधे पर अपना हाथ रखा। उसका कोमल शरीर और एक धनी युवती जैसा दिखने वाला चेहरा देखकर ताओ यू को थोड़ा अजीब लगा। इसी क्षण उसके बगल में बैठी ट्रेया ने भी कहा, शक्ति तो शक्ति ही होती है और प्रभुत्व भी शक्ति का ही एक हिस्सा है। मुझे विश्वास है कि मैं उस गुरु को हरा सकता हूं जिसने ची की क्रिस्टलीकरण अवस्था प्राप्त कर ली है, लेकिन मेरे लिए ऐसा करना उतना आसान नहीं है जितना आपके लिए है। इस समय ट्रेया ने कुछ जटिल भावों के साथ ताओ यू की ओर देखा। अभी कुछ ही क्षण पहले वह आरडीए शिविर में उससे बड़े सम्मान से बात कर रहा था, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी शक्ति संभवतः ट्रेया से कहीं अधिक थी। इससे ट्रेया को कुछ असंतुलित महसूस हुआ। हालांकि दूसरा पक्ष उससे कुछ महीने पहले जागृत हो गया था, लेकिन उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधन दूसरे पक्ष के संसाधनों से कहीं अधिक उन्नत थे। वह संसाधनों के लिए मुख्य रूप से अपने परिवार पर निर्भर था, जबकि दूसरे पक्ष को अपने दम पर जमीन से ऊपर तक संघर्ष करना पड़ा। चाहे वह प्रतिभा हो, ताकत हो या फिर उनका हौसला, वे सभी अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं। वे सच्चे नायक हैं जिन्होंने निचले स्तर से ऊपर तक का सफर तय किया है। हाँ, अब जब तुमने इस क्षेत्र में महारत हासिल कर ली है तो मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। ताओ यू को कभी भी शब्दों से दूसरों का फायदा उठाना पसंद नहीं था। आखिरकार मीठे शब्द तो मुफ्त में मिलते हैं। मैं इसे सीखना तो चाहती हूँ, लेकिन शुरुआत करने के लिए कोई उपयुक्त जगह नहीं है। धधकते सूर्य की तकनीक पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त है और नौ गहन तकनीक को समझने की मेरी क्षमता उतनी नहीं है। कई अन्य तकनीकें भी सीमित हैं। ट्रेया ने ताओ यू की ओर देखा और उस समूह के आने के बाद उसे मिली कुछ जानकारियों को याद किया। वर्तमान में ग्रैंडमास्टर स्तर तक सीधे ले जाने वाली 2 मार्शल आर्ट तकनीकें जो आम जनता के लिए उपलब्ध हैं, वे हैं ब्लेजिंग सन टेक्निक और 9 प्रोफाउंड ग्रेड मेथड। न तो तियानमो और न ही सिहांग ताओयू ने उन्हें उसे पढ़ाने की अनुमति दी। धनी युवती ने बातचीत कर रहे दोनों लोगों पर एक नज़र डाली, कुछ पल विचार करने के बाद बस इतना कहा, तेरी अपने लोगों के साथ राज्य की राजधानी में ही रहेगी। जब आपके पास समय हो तो आप उसे सिहांग तलवार विधि सिखा सकते हैं। हालांकि वह आलसी थी और उसने पहले कभी सप्तक बिंदुओं का अभ्यास नहीं किया था, इसलिए आपको शायद उसे शुरू से ही सिखाना पड़ेगा। ताओ यू उस धनी युवती की बातों से अचंभित रह गया। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ट्रेया और उसके लोग राज्य की राजधानी में ही रुके रहे। अगर टेलीपोर्टेशन डिवाइस में कोई खराबी आ जाती तो वे कुछ अतिरिक्त पुर्जे प्राप्त कर सकते थे और साथ ही राज्य की राजधानी से कुछ सामान भी नई सीमा तक ला सकते थे। चूंकि ये मालवाहक पोत इतने मजबूत नहीं थे, इसलिए उनके लिए ट्रेया को उनकी देखभाल के लिए पीछे छोड़ देना सामान्य बात थी। लेकिन एक्यूपॉइंट्स के बारे में सिखाना, उसे अभी भी उस घटना की याद थी जिसमें झगड़ालू महिला योद्धा चेंग लिक्सुए शामिल थी। फिर कवच में सजी आकर्षक ट्रेया पर एक नज़र डालते हुए और उसकी पसंदीदा काली स्टॉकिंग्स और बॉडीकॉन पोशाक को याद करते हुए उसके चेहरे पर कुछ सौम्य भाव आ गए। इससे ट्रेया कुछ हद तक हैरान रह गई। वह सोचने लगी कि यह लड़का इतना रियल क्यों है और इसे पढ़ाना इतना मुश्किल क्यों है। क्या वह उससे ट्यूशन फीस लेने की कोशिश कर रही थी? ऐसा नहीं है कि यह असंभव है। ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा और तुम्हें धैर्य रखना होगा। उस क्षण ताओ यू को अचानक दमन और आशंका का एहसास हुआ। कार के अंदर की रोशनी अचानक बहुत तेज हो गई और कार में आने वाले झटके और गड्ढे अधिक स्पष्ट हो गए, मानो सड़क की स्थिति अचानक बहुत खराब हो गई हो। हम घने कोहरे में प्रवेश कर चुके हैं। ताओ यू ने अपने बगल वाली फायरिंग विंडो खोली और बाहर की ओर देखा। घना भूरा कोहरा बख्तरबंद वाहन पर दीवार की तरह छाया हुआ था। बख्तरबंद वाहनों की गर्जना के अलावा घने कोहरे से कुछ दहाड़ें और चीखें भी सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ा समूह बख्तरबंद वाहनों की आवाज़ से आकर्षित होकर इस ओर आ रहा हो। भूत तादादा टिल्ड। ऊपर लगी मशीन गन ने गोलीबारी शुरू कर दी और ताओ यू धुंधले ढंग से ट्रेसर बुलेट बेल्ट को धूसर कोहरे में उड़ते हुए देख सका, जिससे पता चलता है कि इसमें स्वचालित पहचान की सुविधा थी। मशीन गनों की गर्जना, गोलियों के मांस को चीरने की आवाज़ और राक्षसों की चीखें लहरों की तरह उठती और गिरती रहीं। कब टिल्ड, एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी, मानो किसी भूत ने किसी भारी बख्तरबंद वाहन को टक्कर मार दी हो। लेकिन फिर टायरों द्वारा एक मरे हुए चूहे को कुचलने की भयानक आवाज़ आई, जो एक पल के लिए भी नहीं रुकी। शूटिंग विंडो से एक दुर्गंध अंदर आए और ताओ यू ने तुरंत उसे बंद कर दिया। ऐसा लगता है कि उस चीज़ की गंध में भी थोड़ा बहुत प्रदूषण का तत्व मौजूद है। हालांकि इच्छाशक्ति के इस शक्तिशाली दीपक ने इसे शीघ्र ही दूर कर दिया। भूतों के बारे में सबसे परेशान करने वाली बात प्रदूषण है। ऊपर से हो रही गोलीबारी अपनी शुरुआती तीव्रता के बाद छिटपुट होने लगी, मानो पास आ रहे पिशाचों की संख्या कम हो रही हो।
आवश्यक उपकरण लग जाने के बाद केवल पिशाचों से उत्पन्न खतरा उतना चिंताजनक नहीं रह जाता है। जिद्दी गंदगी और प्रदूषण को बख्तरबंद वाहन के मोटे कवच ने रोक दिया था। इस तरह का वाहन होने से आवागमन बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। ताओ यू को लगा कि हर कारवां में ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। यह उतना अच्छा नहीं है। बाहरी कवच पर खून के धब्बे लग जाते हैं और समय के साथ यह खराब होने लगता है, इसलिए इसे नियमित रूप से बदलना पड़ता है। लागत कम नहीं है और अगर मुनाफा पर्याप्त नहीं हुआ तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। सन शिकिंग ने एक अनौपचारिक स्पष्टीकरण दिया। घने कोहरे में गाड़ी चलाते हुए पूरा वातावरण काफ़ी घुटन भरा था। भारी बाहरी कवच और सन गुआंगयाओ जैसे शक्तिशाली व्यक्ति की उपस्थिति, जो सुरक्षा सुनिश्चित करती है, के बावजूद भी तनाव का माहौल बना रहता है। हम जल्द ही शहर के खंडहरों में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए प्रभाव के प्रति सावधान रहें। शहर के खंडहर, अतीत के अवशेष? ताओ यू ने एक प्रश्न पूछा। नहीं, यह एक डूबा हुआ तैरता हुआ शहर है। सुन शिकिंग की आवाज़ भी कुछ हद तक गंभीर लग रही थी, जिससे ताओ यू को रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी महसूस हुई। तो राज्य की राजधानी और शिंग्याओ शहर के बीच कभी एक शहर हुआ करता था। मैंने पहले सुना था कि दुष्ट देवताओं के अनुयायियों ने सभ्यता की लौ बुझा दी थी, लेकिन क्या वाकई यह इतना करीब है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्टारशाइन सिटी दुष्ट देवता के अनुयायियों को लेकर इतना हंगामा मचा रही है। ये वास्तव में कुछ ऐसा है जो शहर की नींव को ही प्रभावित करेगा। ताओ यू ने बाहरी वातावरण की जांच नहीं की, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि प्रत्येक बख्तरबंद वाहन से निपटने के लिए समर्पित कर्मी अवश्य होंगे, क्योंकि उसे समय समय पर युद्ध की आवाज़ें और ऊपर से मशीनगनों की गर्जना सुनाई दे रही थी। यहाँ अन्य राक्षस या पिशाच जरूर होंगे जो शहर के खंडहरों की त्रिआयामी संरचना का उपयोग करके बख्तरबंद वाहनों पर हमला कर उनके हथियारों और उपकरणों को नष्ट कर सकते हैं। कार के ऊपर से कुछ धमाकों और खटखटाहट की आवाज़ें भी आ रही थीं। आगे की सीट पर बैठे यात्रियों ने ही ऊपर जाकर उन्हें संभाला होगा। ताओ यू और पीछे बैठे अन्य सज्जनों का इससे कोई लेना देना नहीं था। हालांकि ठीक उसी क्षण रेडियो, जिस पर कड़ी पाबंदी थी, और यहाँ तक कि वॉकी टॉकी, जिनकी आवाज़ काफिले के भीतर मुश्किल से सुनाई दे रही थी, विकृत ध्वनि प्रसारित करने लगे। महामहिम, आगे एक इमारत ढह गई है, जिससे हमारा रास्ता अवरुद्ध हो गया है। उसी समय ताओ यू को भी महसूस हुआ कि काफिला धीमा हो रहा है। उन्होंने यह नहीं पूछा कि उन्होंने शहर को बाईपास क्यों नहीं किया। ये अनुभवी सैनिक स्पष्ट रूप से इस मार्ग को इसलिए अपना रहे थे क्योंकि अन्य मार्गों से अधिक परेशानी हो सकती थी। हालांकि सड़क को अवरुद्ध करने वाली ढह चुकी इमारतें थोड़ी परेशानी वाली हैं, लेकिन आमतौर पर काफिले की क्षमताओं को देखते हुए अस्थायी मार्ग को जल्दी से साफ करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन जाने से पहले सुन गुआंगयाओ के शब्दों को याद करते हुए ताओ यू को एक स्पष्ट बेचैनी का एहसास हुआ। निश्चित रूप से ये सिर्फ वही नहीं था। सन शियू, सन शिकिंग और टेरेसा सभी ने अपनी आंखें खोलीं और एक के बाद एक खड़े हो गए। समझ गया, नाकाबंदी हटाओ, बख्तरबंद गाड़ियों से बाहर निकलो इत्यादि। सुन गुआंगयाओ शांत भाव से बोल रही थी और गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। स्टॉप। अध्याय 397 अवरोधन। अध्याय 397 अवरोधन। कार का दरवाजा खुला और सभी लोग बाहर निकले। हर किसी के हाथ में तेल के दीपक के आकार का एक दीपक था, जो इच्छाशक्ति का प्रतीक था। रोशनी की वजह से धूसर कोहरा थोड़ा पीछे हट गया था, जिससे कुछ जगह बन गई थी। आसपास का वातावरण काफी शांत था और कम से कम पूरे काफिले को देखा जा सकता था। बेड़े का आकार और संख्या स्पष्ट रूप से व्यापक अनुभव को दर्शाते हैं और अनुमत सीमा से अधिक नहीं हैं। यद्यपि ताओ यू स्वयं आध्यात्मिक रूप से प्रतिरक्षाशील है, न तो प्रदूषण से डरता है और न ही आध्यात्मिक हमलों से, फिर भी शुद्ध धूसर धुंध द्वारा उत्पन्न दमनकारी आभा ने ताओ यू को दबाव का एहसास कराया। ये दुनिया के लिए एक त्रासदी है। ये धूसर कोहरा अथाह गहराई की शक्ति का प्रतीक है और दुनिया का घाव भी है। इस दुनिया में जन्म लेने वाले हम सभी को दुख का अनुभव होगा। सुन शिकिंग ने ताओ यू के चेहरे के भाव को भांप लिया और उसे आराम करने का इशारा करते हुए उसका हाथ हल्के से दबा दिया। इसी बीच सन गुआंगयाओ ने धूसर कोहरे में देखा और धीरे से मुस्कुराया। बाहर आओ, मुझे देखने दो कि यहाँ कौन कौन से पुराने दोस्त हैं। सन गुआंगयाओ के शब्दों का सामना करते हुए ग्रे मिस्ट कुछ देर के लिए चुप रहा, इससे पहले कि अंततः एक कर्कश आवाज सुनाई दी। सन गुआंगयाओ, यह मत सोचो कि तुम अपनी क्रूरता से हमें मार डालोगे। क्या तुम अपनी सुरक्षा छोड़कर बाहर आने की हिम्मत करोगे? ताओ यू शुरू में काफी घबराई हुई थी, लेकिन उस भयावह आवाज को सुनकर उसका चेहरा कुछ हद तक अचंभित हो गया। ये जानी पहचानी सी बात लग रही है। चिंता मत करो, तीसरे चाचा की ताकत फ्लोटिंग सिटी में सबसे ऊंचे दर्जे की है, पिताजी से कम नहीं। इसके अलावा उनकी जीवित रहने की क्षमता, खासकर घने कोहरे में, स्टारशाइन सिटी में सबसे मजबूत है। शायद कोई उन्हें हरा सकता है, लेकिन कोई उन्हें मार नहीं सकता। सन शिकिंग ने ताओ यू को आंख मारी, जिससे ताओ यू कुछ हद तक अचंभित महसूस करने लगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह उन्हें साथ लेकर आया।
जब तक वे पूर्ण पैमाने पर संघर्ष नहीं चाहते, तब तक गुप्त रूप से साजिश रचने वाले लोग सीमित रहेंगे और अपनी पहचान उजागर करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आमतौर पर टकराव की स्थिति जो एक बड़े संघर्ष में बदल जाती है, उसका परिणाम दोनों पक्षों के लिए नुकसानदायक ही होता है। इस लड़ाई के प्रभाव से पूरे तैरते शहर को नुकसान होगा, जिसे कोई भी नहीं देखना चाहता। तभी अचानक घने कोहरे के भीतर से एक धीमी, गूंजती हुई ढोल की थाप सुनाई दी। सन कुआन यू ने उपहास किया, क्या आप ग्रे मिस्ट जायंट को आकर्षित करना चाहते हैं? बात यहीं खत्म नहीं होती। आवाज के लगभग साथ ही प्रकाश की एक लकीर काफिले की ओर बढ़ी और पल भर में आखिरी बख्तरबंद वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। उस पर सवार लोग और सामान बिना किसी प्रतिक्रिया के गायब हो गए। प्रकाश के उसके ऊपर से गुजरने के बाद ही ताओ यू की आध्यात्मिक इंद्रियां बेतहाशा धड़कने लगीं। अगर आपको चोट लगनी ही है तो आप उससे बच नहीं सकते। लेकिन सन कुआन यू ने एक भी कदम नहीं उठाया। इतना ही, वे सामान महज आकस्मिक थे, या यूं कहें कि वे ऐसी डिस्पोजेबल वस्तुएं थीं जिन्हें किसी भी समय छोड़ा जा सकता था। इन्हें साथ लाने का कारण यह है कि जरूरत पड़ने पर इन्हें हटाया जा सकता है। अगर सन गुआंगयाओ के पास उन्हें बचाने की क्षमता भी होती तो भी वह कोई कसर नहीं छोड़ता। उन लोगों और सामानों की मौत और चोटों से उसका कोई लेना देना नहीं था और वह बेहद उदासीन प्रतीत हो रहा था। हालांकि अगले ही पल ताओ यू ने सन गुआंगयाओ को अपना हाथ उठाते हुए देखा और तुरंत ही जमीन से एक काला पर्दा उठा, जो ऐसा लग रहा था मानो जमीन को भी भेद रहा हो। कार में बैठे सभी लोगों को गहरे काले पर्दे ने घेर लिया और जब वह पूरी तरह से ढक गया तभी ताओ यू को फिर से संकट का क्षणिक एहसास हुआ। संकट की यह भावना सन कुआन यू से नहीं बल्कि संदिग्ध सौदों के बाहर से आती है। थप्पड़। ताओ यू को महसूस हुआ कि छाया शक्ति से भरा काला पर्दा हिंसक रूप से हिल रहा है और अचानक से बहुत सारी शक्ति स्थानांतरित हो रही है, जो कुछ हद तक उसके अपने राक्षसी चरण परिवर्तन के समान थी, लेकिन उतनी सटीक नहीं थी, लेकिन पैमाने में कहीं अधिक बड़ी थी, जिसमें ईंट के उड़ने जितनी ताकत थी। बाहर का मैदान साफ कर दिया गया है और बाकी गाड़ियां वहां से चली गई होंगी। ताओ यू को रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी महसूस हुई। क्षति को स्थानांतरित करने के लिए एक स्थान की आवश्यकता होती है और इसके लिए सबसे सुविधाजनक स्थान स्वाभाविक रूप से पृथ्वी ही है। इनके द्वारा बार बार गड़बड़ किए जाने से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं इनसे निपटूंगा और इनकी कुछ कमजोरियां ढूंढने की कोशिश करूंगा। आप लोग यहीं रहो और इधर उधर मत घूमो। सन गुआंगयाओ ने पीछे मुड़कर समूह पर एक नज़र डाली। आगे बढ़िए चाचा जी, हम सावधानी बरतेंगे। सुन शियू ने सिर हिलाया, उसकी पीठ पर मौजूद हथियार ने एक घेरा बना लिया। अगले ही क्षण सन गुआंगयाओ की आकृति टुकड़ों में बिखरती हुई दिखाई दी, अनंत काले प्रकाश में परिवर्तित होकर पल भर में गायब हो गई, मानो सीधे काले पर्दे से गुजरकर बाहर पहुंच गई हो। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। धमाका। अंधेरे के अंदर भी तेज कंपन महसूस किया जा सकता था, लेकिन अंधेरे के कारण बाहर से कोई आवाज या हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। इतना ही पता चल रहा था कि दृश्य निश्चित रूप से बहुत बड़ा था। दुनिया ने उनकी ताकत को बेशक दबा दिया है, लेकिन वे अब भी इतना विनाश कर सकते हैं। अगर तैरते शहर के लोग पूरी ताकत से लड़ें तो शहर उनके लिए लड़ने के लिए काफ़ी नहीं होगा। ताओ यू ने एक पल के लिए सोचा और फिर राहत की एक हल्की सांस ली। लेकिन उसी क्षण उसे अचानक अपने दिल में एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ, मानो वह किसी धूल से ढका हो, और उसके विचार कुछ सुस्त लगने लगे। संकट की अनुभूति न होने पर भी उनके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। सावधान। ताओ यू के बोलते ही लगभग तुरंत नीचे की जमीन फट गई और तन कपड़ों में एक आकृति तेजी से बाहर निकली, जिसके साथ एक शक्तिशाली दुष्ट आभा उमड़ रही थी। वे एक दुष्ट देवता के अनुयायी हैं, या फिर किसी अत्यंत शक्तिशाली दुष्ट देवता का अनुयायी। मुझे नहीं पता कि किस उपकरण का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसने शक्तिशाली काले पर्दे को सफलतापूर्वक जंग लगा दिया। हम्फ्टिल्ड। सुन शिकिंग ने हल्की सी गुनगुनाहट की और उसके गले में लटका हुआ जैड का झुमका हवा में लहरा उठा। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमक रही थी, मानो उसके पीछे कई मायावी पंख प्रकट हो गए हों। एक उंगली के इशारे पर उस भयावह आकृति से एक चमकदार क्रॉस प्रकट हुआ। स्विश टिल्ड। ऐसा लगता है कि इसने इसे वहीं पर स्थिर कर दिया है। उसी समय सन शियू के साथ हथियार एक में विलीन हो गए थे, जो स्याही टपकते हुए एक काले ब्लेड की तरह दिख रहे थे। वह काली तलवार इतनी तेज थी कि उस पर एक नज़र डालने मात्र से ही आंखों में चुभन हो सकती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वह टेलीकिनेसिस का उपयोग करके उस काले ब्लेड को सक्रिय करने में असमर्थ थी, जो सब कुछ निगलने में सक्षम प्रतीत होता था। वह अपने साथ यह भयावह हथियार लेकर आया और पलक झपकते ही अपने प्रतिद्वंद्वी पर वार कर दिया। लेकिन उसी क्षण जिस क्रॉस ने उसे रोक रखा था वह टूट गया। उस आकृति ने अपनी कलाई ऊपर उठाई, जिससे घना काला धुआं निकल रहा था, और काले ब्लेड को रोक दिया। कपटिल्ड। धातु के टकराने की तेज आवाज गूंजी और अंधेरे में हवा का एक जोरदार झोंका आया। कार से बाहर निकले कई लोग तिनकों की तरह उड़ गए। ट्रेया के अद्वितीय सुरक्षा कवच के कारण ही वे उड़ते हुए लोगों को संभाल पाए और उन्हें स्थिर कर पाए।
अन्यथा उनकी ताकत को देखते हुए वे शायद तुरंत मारे गए होते। ताओ यू ने देखा कि काली तलवार ने दूसरे पक्ष की कलाई के अधिकांश हिस्से को ही काटा था और उसे पूरी तरह से अलग करने में भी सक्षम नहीं थी। अच्छा नहीं है। अगले ही पल कलाई की एक झटके से वह कलाई जो पहले से ही लगभग पूरी तरह से कट चुकी थी पूरी तरह से टूट गई। सन शियू के सामने एक सुरक्षात्मक घेरा बन जाने के बावजूद वह तुरंत ही हवा में उड़ गई। धत्तेरी की। जैसे ही सन शियू पीछे की ओर उड़ी, कैमरा जूम आउट हो गया और ताओ यू, जिसने पहले ही जुबान टाई हैवी स्वॉर्ड निकाल ली थी और अपना दानव रूपांतरण पूरा कर लिया था, निर्धारित समय में अपनी पूरी ताकत से विपरीत दिशा की ओर दौड़ पड़ा। हवा की सहायता से मायावी दानव शरीर तकनीक अपने पैरों के तलवों के हल्के स्पर्श से ही दूरी तय करती हुई प्रतीत होती थी। हालांकि समय के इस धीमे होने के दौरान ताओ यू ने देखा कि वह आकृति अपनी गति से कुछ ही धीमी गति से अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देख रही थी। उस विकृत पागल चेहरे पर अब भी कुछ हैरानी के भाव थे, मानो उन्होंने कभी ऐसे व्यक्ति के अस्तित्व की उम्मीद ही न की हो। लेकिन तीर पहले से ही धनुष की डोरी पर था और ताओ यू राक्षसी ऊर्जा से घिरा हुआ था। उसकी आंखें तेजी से चमक रही थीं। मन की तलवार, जिसकी कोई भौतिक सीमा नहीं है, कि भयावह गति ने अपना पूर्ण आक्रमण शुरू कर दिया है। पिछले हमलों की तुलना में हालांकि ताओ यू ने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों को भांप लिया था और हॉट स्वॉर्ड में असीमित गति थी इस बार, लेकिन प्रतिक्रिया किसी गाय की खाल पर चोट लगने जैसी महसूस हुई, तेज और झटकेदार, और इसने एक जबरदस्त मानसिक प्रतिक्रिया पैदा की। अगर मेरी मानसिक प्रतिरोधक क्षमता न होती जिसकी वजह से मैं इसे नज़रअंदाज कर सका, तो शायद मुझे और भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता। हालांकि इस जोरदार वार का एक परिणामी प्रभाव भी हुआ। आकृति की आंखों की पुतलियों पर दरारें दिखाई देने लगीं, मानो कांच टूट गया हो। उसके चेहरे पर खून की लाल धारियां दिखाई देने लगी और उसकी मानसिक सुरक्षा को हुए नुकसान के प्रभाव से वह कराह उठा। उसके पास इतना ही समय था कि वह अपने हाथ के उस हिस्से को ऊपर उठाए जो कटा नहीं था, ताकि ताओ यू की तलवार की नोक को रोक सके। कब तलवारें आपस में टकराईं और उस भयानक बल के कारण ताओ यू के तलवार पकड़े हुए हाथ पर मौजूद राक्षसी कवच फटकर चकनाचूर हो गया, जिससे नीचे का खून से लथपथ हाथ दिखाई दिया। फिर वह राक्षसी कवच टूटे हुए हाथ के साथ ऊपर की ओर फैल गया। चरण परिवर्तन की छाया लगातार ढहती रही और जिस जमीन पर ताओ यू की छाया पड़ी वह शक्ति के उत्सर्जन के अधीन हो गई और सीधे धूल में बदल गई। यदि शरीर को मजबूत करने के लिए किए गए असंख्य निष्क्रिय संवर्धन और शरीर को मजबूत करने में दूसरे दिव्य सम्लन के पूर्ण होने के कारण ऐसा न होता, तो इस प्रतिरोध की मात्र प्रतिक्रिया से ही उसकी हड्डियां और मांसपेशियां चकनाचूर हो जातीं। फिर भी उस प्रहार से ताओ यू पीछे की ओर उड़कर जा गिरा। जैसे ही परछाई पीछे की ओर उड़ी, उसने जमीन में एक लकीर भी बना दी, मानो वह पूरे रास्ते में अतिरिक्त बल छोड़ रही हो। हालांकि ताओ यू के होठों पर ठंडक का हल्का सा एहसास हुआ, जिनसे खून बहना शुरू हो गया था। यिन यांग पंच तत्व दिव्य वज्र तलवार की नोक पर एकत्रित हो चुका था और एक शानदार आभा चमक उठी। स्विश हिंसक चीखें गर्जना जैसी थीं और केवल ध्वनि तरंगों से ही ताओ यू के चेहरे के भाव बदल गए। हालांकि उसे प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। धक्के से दूर धकेले जाने के प्रभाव से उसकी विकृत पीठ भारी बख्तरबंद वाहन से जोर से टकराए। बख्तरबंद वाहन पल भर में इस तरह रूपांतरित हो गया मानो वह उसके भीतर समाहित हो गया हो। यह अंतिम चरण का बदलाव था जिसने अतिरिक्त शक्ति को सीधे बख्तरबंद वाहन पर छोड़ दिया। धिक्कार है, क्या वह अभी तक मरा नहीं है? यिन यांग पंच तत्व दिव्य वज्र का उपयोग करते हुए ताओ यू का यह पहला वास्तव में असफल हमला था। सामने खड़ी उस भयावह आकृति को देखकर, जिसका कंकाल आंशिक रूप से दिखाई दे रहा था और जिसकी त्वचा और मांस मानो हटा दिए गए थे, ताओ यू की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। फिर दांत पीसते हुए उसने अपनी इच्छा शक्ति को अंतिम सांस तक लड़ने के लिए समर्पित करने की तैयारी की। लेकिन अगले ही पल एक भयानक अदृश्य शक्ति प्रकट हुई और उसने तुरंत उस आकृति पर प्रहार किया, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गई। सन शियू और ताओ यू के लगातार चौतरफा हमलों के बावजूद मजबूती से डटे रहने वाला दुश्मन इस बल के सामने एक भंगुर लकड़ी की तरह कमजोर पड़ गया। शानदार, आपका प्रदर्शन मेरी उम्मीदों से कहीं बेहतर था। बख्तरबंद वाहन के चालक ने दरवाजा खोला और कुछ प्रशंसा भरे लहजे में कहा। इसके बाद उन्होंने अपना हेलमेट हटाया, जिससे उनका चेहरा सामने आया जो युवा उत्तराधिकारी से मिलता जुलता था, लेकिन कहीं अधिक मर्दाना था। खांसी पिताजी, आप यहाँ क्यों आए हैं? और आप यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि वह हमें पीट सके? धक्के से दूर जा गिरी सन शियू सुरक्षा कवच के कारण अप्रभावित प्रतीत हुई। नए व्यक्ति को देखकर उसने शिकायत की और फिर ताओ यू के पास जाकर लाल औषधि की एक बोतल निकाली और उसे उसके मुंह में ठूंस दी। इसे अपने मुंह में ठूंसने के बाद ताओ यू ने अपने भीतर जीवन ऊर्जा का एक विस्फोट महसूस किया, मानो यह चीज़ उसे फिर से जीवित कर सकती है, भले ही उसके पास केवल एक सांस ही बची हो। ये देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। बकवास, मुझे दवा दे दो, मैं तो बस पौष्टिक पेस्ट खा लूंगा। कितना बेकार है।
इस लड़के की औसत ताकत को देखते हुए चलिए तुम्हारी आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं का परीक्षण करते हैं। कभी कभी केवल ताकत ही काफ़ी नहीं होती, बस ठीक ठाक ही काफ़ी है। लेकिन इस बच्चे ने मुझे थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया है। एक हाथ में हेलमेट दबाए संग गुआंगहुई ताओ यू को उसकी बेटी द्वारा दवा खिलाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। ताओ यू, सही कहा ना? ताओ यू ने एक आवाज़ सुनी, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि यह कोई आवाज़ नहीं बल्कि एक टेलीपैथिक संचार था, और ऐसा प्रतीत होता था कि इसे किसी और ने नहीं सुना था। ताओ यू केवल सिर हिला सका। मेरी बेटी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या वह सुंदर है? किसी विशेष विधि का प्रयोग न करें। असाधारण प्रतिभा वाली महिलाओं के लिए गर्भवती होना बहुत मुश्किल होता है, यह एक वास्तविक संघर्ष है। फिर वह पास आया और ताओ यू के कंधे पर थपथपाया। अब वह टेलीपैथी का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि सीधे बात कर रहा था। तुम एक अच्छे नौजवान हो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। उस आकर्षक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखकर ताओ यू अवाक रह गई। कितने घिनौने शब्द हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह चुड़ैलों का जनक है। लेकिन रुकिए, पहले वह लड़का सन शिकिंग किसी राक्षसी जैसा क्यों नहीं दिखता था? क्या वह कोई देवदूत था? आपकी पृष्ठभूमि क्या है? स्टॉप। अध्याय 398 व्हाइट स्टार सिटी। अध्याय 398 व्हाइट स्टार सिटी। जैसे ही अंधेरा छटा, बाहर का अराजक दृश्य सामने आया। पास की जमीन के बड़े बड़े हिस्से बिखरे हुए टूटे बिस्कुटों की तरह लग रहे थे, टेढ़े मेढ़े और असमान गुच्छों की तरह। संभवतः ये काले पर्दे द्वारा हमले की शक्ति को मोड़ने के कारण हुआ, जिससे सामने की पहले से ढह चुकी इमारत भी हिलकर बिखर गई। उस स्थल के खंडहर जहां कभी तैरता हुआ शहर दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा, अब साफ कर दिए गए हैं। कम से कम वे अब धूसर कोहरे की पहुंच में दिखाई नहीं देते हैं। अन्य बख्तरबंद वाहन भी बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं, और आसपास के खंडहर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। इस तरह के उतार चढ़ाव तब होते हैं जब कोई शक्ति जितनी अधिक शक्तिशाली होती है, दुनिया की शक्ति द्वारा उसे उतना ही अधिक दबा दिया जाता है, जो संघर्ष में शामिल दोनों पक्षों की संयुक्त शक्ति को प्रदर्शित करता है। यह एक ऐसी हस्ती है जो वैश्विक दमन के बावजूद आज की दुनिया में भी शहरों को तबाह कर सकती है। शायद यही कारण है कि तैरते शहर में रहने वाले विभिन्न परिवार वहां सीधे तौर पर संबंध नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक के पास अपना परमाणु निवारक है। यहाँ तक कि सबसे मजबूत परिवार भी अपनी इच्छाशक्ति को धीरे धीरे इकट्ठा करने और मजबूत करने के लिए दुनिया के छोटे छोटे टुकड़ों में बसे अनगिनत साधारण अग्रदूतों और मूल निवासियों पर निर्भर रहते हैं। यदि भारी जानमाल का नुकसान होता है तो मूल रूप से संचालित परिपक्व व्यवस्था संभवतः तुरंत ध्वस्त हो जाएगी, और यह नुकसान वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर्दा हटाने के बाद संग गुआंग्याओ वापस एक काली छाया में बदल गया और वहीं स्थिर हो गया। ताओ यू को लगा कि दूसरे पक्ष के पास कोई विशेष वंश परंपरा अवश्य होगी। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप परछाई की शक्ति का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। आपकी पसंद अच्छी है। जब संग गुआंग्याओ लौटा तो उसने ताओ यू पर एक नज़र डाली, मानो उसे उसके राक्षसी रूप परिवर्तन के बाद उस पर मनराती छायादार आभा का आभास हो गया हो। हालात कैसे हैं? संग गुआंगहुई ने अपने तीसरे भाई से एक प्रश्न पूछा। दूसरा भाई, वह गुआंडी परिवार का तीसरा सबसे चालाक सदस्य है। भागने के मामले में उसके पास कुछ तरकीबें हैं। संग गुआंग्याओ थूक, बुरा मुंह। उसे तो दशकों पहले परिवार से निकाल दिया गया था। वह एक संदिग्ध व्यक्ति है जो दुष्ट देवताओं के अनुयायियों के साथ मिलीभगत करता है। ऐसा प्रतीत होता था कि संग गुआंगहुई को पता था कि संग गुआंग्याओ किसका जिक्र कर रही थी। हालांकि ताओ यू ने केवल कुछ अंश ही सुने थे, फिर भी वह मुख्य बात का अनुमान लगा सकता था। संभव है कि इस बूढ़े व्यक्ति ने पहले दुष्ट देवता के अनुयायियों के साथ मिलीभगत की हो और इसी कारण उसे गुआंडी परिवार से निष्कासित कर दिया गया हो। हालांकि संभावना है कि वह अभी भी गुआंडी परिवार के लिए काम कर रहा है। पावास द्वारा टेलीपोर्टेशन डिवाइस लेने के बाद ताओ यू को यह नहीं पता था कि तैरते शहर में क्या बदलाव हुए थे, लेकिन सन परिवार और गुआंडी परिवार के बीच का संघर्ष लगभग सार्वजनिक हो गया था, और पावास का एंगे परिवार भी इसमें शामिल होगा। सन परिवार निश्चित रूप से ताकत में श्रेष्ठ है, और हो सकता है कि उन्हें पहले ही कुछ झटके दे दिए हों। हालांकि दूसरा पक्ष भी अपने तरीके अपनाएगा, और सन परिवार को उन अन्य ताकतों पर भी विचार करना होगा जो पर्दे के पीछे काम कर रही हैं। पावास परिवार जैसे अप्रत्यक्ष सहयोगियों को शामिल करना वास्तव में सन परिवार द्वारा अन्य परिवारों को अपने पक्ष में करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक रणनीति है। अपने हितों को आपस में बांटकर और साझा हितों का बंधन बनाकर एक साथ मिलकर काम करने से विभिन्न समस्याओं और जोखिमों से निपटना आसान हो जाता है। हालांकि कुछ परिवार काफ़ी लालची होते हैं और मौजूदा स्थिति से संतुष्ट नहीं होते हैं। दरअसल कभी कभी इन ताकतों के बीच टकराव इतना ही सरल और दिखावा रहित होता है। अभी के लिए बात यहीं खत्म करते हैं। वापस जाओ और वो काले दस्ताने उतार दो। चूंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारा उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अलिखित समझौते को तोड़ने के लिए हमें दोष मत देना। सीखना।
विरोधी द्वारा बुलाए गए भूरे कोहरे के विशालकाय जीव कभी प्रकट नहीं हुए, और यह स्पष्ट नहीं है कि वे प्रकट हुए थे, लेकिन सन गुआंग्याओ द्वारा उनका सफाया कर दिया गया था। अब केवल ताओ यू द्वारा क्षतिग्रस्त और क्षतिग्रस्त ये बख्तरबंद वाहन ही बचा है, लेकिन सौभाग्य से इसकी समग्र संरचना अभी भी बरकरार है और इसे अभी भी चलाया जा सकता है। उस धनी लड़की ने अपनी अध्यापन शक्ति का उपयोग करके विकृत कवच को सावधानीपूर्वक वापस अपनी जगह पर लगा दिया, लेकिन स्पष्ट निशान अभी भी दिखाई दे रहे थे। कार में सुन शिकिंग ने अपनी जीभ चटकाई और ताओ यू के कान में कुछ फुसफुसाया। वाह, ये तो अविश्वसनीय है। मैं कह रहा था कि तुम लगभग मेरी बराबरी कर रहे थे, लेकिन तुम तो मुझसे आगे निकल चुके हो। ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर कही गई बात है। ये सुनकर ताओ यू को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। बच्चा कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बोल रहा था। केवल विशेष हमलों के मामले में ही ताओ यू खुद को काफी उत्कृष्ट मानता था, यहाँ तक कि एकल बिंदु विनाश में भी वह उनसे आगे था। हालांकि अगर बात सुन शियू और सुन शिकिंग से मुकाबले की हो तो उनके जीतने की संभावना अभी भी कम है। टेलीकिनेसिस की उनकी व्यापक क्षमता एक हद तक उन पर ही बोझ है, केवल एक बिंदु पर उनकी अधिकतम क्षमता ही उनसे कम है। धनी महिला अपने हथियारों से तबाही मचा सकती है, लेकिन जिन दुष्ट देवता के अनुयायियों का सामना उसने पहले किया था, उन्हें मारने के लिए उसे अपनी सेनाओं को एकजुट करने की आवश्यकता होगी। अगर सुन शिकिंग लंबे समय तक स्थिति को अपने नियंत्रण में रख पाता तो शायद वे मिलकर समस्या का समाधान कर पाते, लेकिन वास्तविक युद्ध में एक छोटा सा मतभेद भी बड़ी गलती का कारण बन सकता है। ये शून्य को चकनाचूर करने की तकनीक के समान है, और जब इसे किसी एक बिंदु पर इस्तेमाल किया जाता है तो ये काफ़ी शक्तिशाली होता है। युवा उत्तराधिकारी ने पहले ही सिहांग तलवार मैनुअल का अभ्यास कर लिया है। हालांकि सुन शिकिंग आलसी है, फिर भी वह आंतरिक ऊर्जा की मूल बातों से काफ़ी परिचित है और अब सिहांग तलवार मैनुअल में महारत हासिल करने की दिशा में भी काम कर रही है। ताओ यू के दीर्घायुसार के बिना वह अभी तक दरवाजे के भीतर भी नहीं पहुंच पाया है। इस बार दुश्मन घायल हो गया, जो आश्चर्यजनक था, लेकिन जब उन्हें उस ध्वस्त शून्य के बारे में पता चला तो उन्हें ये बात समझ से परे नहीं लगी। ताओ यू के बिंदु से बिंदु हमले शक्तिशाली हैं, और यह प्रभाव निश्चित समय नियंत्रण और माइंड स्वॉर्ड के संयोजन से प्राप्त होता है। फिलहाल तो उपस्थित सन गुआंगहुई के अलावा बाकी सभी लोगों ने केवल यिन यांग पंच तत्वों की दिव्य गर्जना की विनाशकारी शक्ति पर ही ध्यान दिया। फिर भी ये पहले से ही काफ़ी उल्लेखनीय है। सुन शिकिंग ने ताओ यू के कंधे पर थपथपाते हुए कुछ भावुक होकर कहा, आपको अपने परिवार का समर्थन नहीं मिल रहा है। ताओ यू ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे एक धनी महिला का सहारा प्राप्त था। इसी बीच उसके बगल में खड़ी ट्रेया ताओ यू के चेहरे पर दिख रहे सदमे को छिपा नहीं सकी। वह बहुत ताकतवर था। मुझे पहले से ही यह आश्चर्यजनक लगा था कि प्रतिद्वंद्वी अपने डोमेन का उपयोग करके एक ही प्रहार में क्यूई क्रिस्टल में परिवर्तित हो चुके कियान हाओ को हरा सकता था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा। जिस दुर्जय शत्रु को वह युवती भी पराजित नहीं कर सकी, उसे उसने अधमरा कर दिया। भले ही इससे ये साबित न हो कि उसकी ताकत युवती और स्वामी से कहीं अधिक है, लेकिन ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि एक निश्चित क्षेत्र में उसकी अत्यधिक विनाशकारी शक्ति अविश्वसनीय है। जैसे ही 7 रंगों का प्रकाश प्रकट हुआ, ट्रेया की आध्यात्मिक इंद्रियां लुप्त हो गईं, उसके भीतर केवल सौंदर्य की अनुभूति ही शेष रह गई। जहां तक वाहन के अंदर मौजूद अन्य मालवाहकों की बात है, जिन्हें ट्रेया द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही थी, उनकी वास्तव में कोई राय नहीं थी। शक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। भूकंप के बाद के झटकों ने सब कुछ उड़ा दिया है। बस इतना जान लो कि वह शक्तिशाली है। बाकी का सफ़र काफ़ी सुगम रहा, लेकिन सड़क की हालत खराब थी और गति बहुत धीमी थी। 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने में 5 या 6 घंटे लग गए। मैं सुबह सुबह निकला और मुश्किल से दोपहर में पहुंचा। ... क्या ये राज्य की राजधानी है? क्या वे सीधे उस धुंध के किनारे पर हैं? जैसे ही ताओ यू शहर में प्रवेश के निरीक्षण के लिए बख्तरबंद वाहन से उतरे, उन्होंने सामने का दृश्य भी देखा। वहां कोई शहर की दीवारें नहीं थीं, बल्कि एक चौड़ी नदी रास्ता रोक रही थी। पानी तेज गति से बहता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था, लेकिन नदी को देखने मात्र से ही लोगों को शांति का अनुभव होता था, मानो वह धूसर कोहरे को भी रोक सकती हो। नदी के पास और पीछे लगातार घना होता जा रहा भूरा कोहरा एक स्पष्ट विरोधाभास प्रस्तुत करता है। लगभग 40 मीटर चौड़ी इस खाई के पार दोनों किनारों पर पुल बने हुए हैं, जिन्हें काफी ऊपर उठा दिया गया है, मानो निरीक्षण के बिना पुल के डेक को नीचे नहीं उतारा जाएगा। नदी के उस पार देखने पर कुछ पुरानी इमारतें दिखाई देती हैं जो काफ़ी पुरानी लगती हैं, जैसे शहरी गांवों में पुराने जर्जर मकान। हालांकि ये शिंग्याओ शहर के बाहरी इलाके में स्थित अस्थायी झोपड़ियों और इमारतों की तुलना में कहीं अधिक मानकीकृत है। शिंग्याओ शहर की संरचना को देखते हुए नदी के उस पार का क्षेत्र भी शहर के बाहरी क्षेत्र के समान होना चाहिए। हालांकि बैक्सिंग प्रांत की राजधानी बैक्सिंग शहर में एक खाई है जो भूरे कोहरे के राक्षसों से बचाव कर सकती है, जिससे इसका बाहरी शहर अपेक्षाकृत अधिक स्थिर और शांतिपूर्ण है। शहर की ओर जाने वाले पुल के पार 2 अन्य काफिले थे।
ये संभव है कि आसपास के अन्य शहरों के लोग कोहरे में रात बिताने से बचने के लिए दोपहर के इस समय पहुंचे हों, जो वास्तव में काफ़ी सामान्य बात है। हालांकि दोनों काफिलों में से किसी के पास भी इतने भारी बख्तरबंद वाहन नहीं थे। एक तरफ हमवी जैसी 3 सैन्य जीपें थीं, जिनमें से प्रत्येक में मशीन गन लगी थी, जबकि दूसरी तरफ कई पिकअप ट्रक थे। सभी कारों के बाहरी हिस्से पर वेल्डिंग के निशान और स्टील की प्लेटें लगी हुई थीं, जिससे वे कुछ हद तक भारी महसूस हो रही थीं, और वे दुर्गंधयुक्त खून के धब्बों से भी ढकी हुई थीं। दोनों काफिलों के लोग दिखने में बलवान और उग्र लग रहे थे, फिर भी ताओ यू और उसके दल का सामना करते समय वे आज्ञाकारी होकर एक तरफ हट गए। भले ही ताओ यू और उसका दल बाद में आए, फिर भी उन्होंने ताओ यू और उसके दल को पहले निरीक्षण के लिए रास्ता दे दिया। वे शायद सन परिवार को न जानते हों, लेकिन कम से कम वे दोनों वाहनों के बीच अंतर तो बता सकते हैं। कई लोगों ने उस बख्तरबंद वाहन को देखा जिसे ताओ यू ने क्षतिग्रस्त कर दिया था और फिर उसकी मरम्मत की थी। उनके चेहरे आश्चर्य और अनिश्चितता से भरे हुए थे। वे सोच रहे थे कि ताओ यू और उसके आदमियों का सामना किससे हुआ था। बैक्सिंग प्रांत में हमारा शहरी नेटवर्क अपेक्षाकृत संपूर्ण है। हम आमतौर पर एक दिन की यात्रा में अगले शहर तक पहुंच सकते हैं। हालांकि अन्य प्रांतों से निकट संपर्क वाला एकमात्र प्रांत तियानान प्रांत है। हम शिंगनान शहर के माध्यम से एक दिन में तियानान प्रांत के उत्तरी शहरों तक पहुंच सकते हैं। अन्य प्रांतों में हमें घने कोहरे में रात बितानी पड़ेगी, जिससे जोखिम काफ़ी बढ़ जाता है। सुन शिकिंग ने ताओ यू को कुछ बातें फुसफुसाकर बताईं। अभी हम बस उनके आने और दुष्ट देवता के अनुयायियों की जांच करने का इंतजार कर रहे हैं। ये जल्दी हो जाएगा। क्या दुष्ट देवताओं के अनुयायियों को पहचानना आसान है? गहरे प्रदूषण का पता लगाना आसान है, लेकिन सतही प्रदूषण के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ताओ यू ने सुन शिकिंग की बातों से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। शिंग्याओ का बाहरी इलाका लगभग असुरक्षित था, जबकि बैक्सिंग शहर कहीं अधिक संगठित था। जांच का तरीका भी बहुत सरल है। उनके पास एक सर्चलाइट होती है जो बख्तरबंद वाहन पर लगे खून के धब्बों को नीला कर देती है। संभवतः ये कट्टरपंथी भी इसी सिद्धांत का उपयोग कर रहे होंगे। आसपास के काफिले में मौजूद अन्य वाहनों में भी लोग दूषित रक्त से सने हुए थे, और उन सभी को उन्हें उतारने या साफ धोने के लिए कहा गया था। ताओ यू को भी इस प्रकार के दीपक की धुंधली सी याद थी। वास्तव में शिंग्याओ भीतरी शहर के द्वार पर ऐसे कई दीपक थे। उन्होंने पूरी सावधानी से निरीक्षण किया। व्यक्ति की जांच करने और कोई खराबी न मिलने के बाद उन्होंने मुख्य रूप से कार के अंदरूनी हिस्से की जांच की, जिसमें कार का निचला हिस्सा, इंजन और यहां तक कि ईंधन टैंक भी शामिल था। हर विचित्र व्यवहार के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। कौन जाने, शायद कुछ दुष्ट देवताओं के अनुयायी पहले ही ईंधन टैंक में घुस गए हों। व्हाइट स्टार सिटी में आपका स्वागत है। यह आपका अस्थायी पास है। आपको इसकी वैधता समाप्त होने से एक दिन पहले कार्यालय में इसका नवीनीकरण कराना होगा, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सुरक्षा दल द्वारा निरीक्षण पूरा करने के बाद उन्होंने उनमें से प्रत्येक को एक कार्ड सौंप दिया। ये बस एक गत्ते का टुकड़ा है जिस पर एक मुहर और तारीख छपी है। यह शायद एक मानकीकृत मुहर है और यह कार्ड पर 1 महीने तक रह सकती है। हालांकि इसमें बैक्सिंग शहर में दीर्घकालिक निवास प्राप्त करने के कुछ तरीकों का भी वर्णन किया गया है। ताओ यू ने उस पर एक नज़र डाली और महसूस किया कि निवास संबंधी आवश्यकताएं वास्तव में काफ़ी सरल थीं। आखिरकार आज के इस युग में मनुष्य स्वयं एक संसाधन है। जो लोग इस धुंध को पार करने में कामयाब हो जाते हैं, उन्हें आमतौर पर वहां टिके रहना अपेक्षाकृत आसान लगता है। यहाँ रहना तो आसान है, लेकिन इस अपरिचित जगह पर अच्छी तरह से टिके रहना अधिकांश बाहरी लोगों के लिए मुश्किल है, कम से कम अपने घर की तुलना में तो ज़्यादा मुश्किल है। क्लिक क्लिक टिल्ड। पुल के दोनों ओर के डेक धीरे धीरे नीचे उतरते गए और अंत में उनके नीचे रखे जाने पर द्वांग की आवाज़ आई। वे कार की ओर बढ़े और शहर की ओर चल दिए। ताओ यू ने भी बाहर देखने के लिए फायरिंग विंडो खोली। सड़क की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह सीमेंट की सड़क थी। ये शिंग्याओ के भीतरी शहर से थोड़ी खराब थी, लेकिन बाहरी शहर से काफ़ी बेहतर थी। हालांकि ये देखा जा सकता है कि यहाँ अभी भी कभी कभार गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। सड़क पर कई स्टॉल लगे होने के बावजूद बीच वाली लेन अभी भी खुली है। आसपास के कई विक्रेता, जो पीले और बीमार दिख रहे थे, दूर से भारी बख्तरबंद वाहन को देखकर जल्दी से अपने स्टॉल हटाकर दूसरी जगह ले गए। ऐसा प्रतीत होता था कि वे उसे नाराज करने से डर रहे थे। इन लोगों की स्थिति को देखते हुए, हालांकि उनका रहने का वातावरण काफ़ी बेहतर है, फिर भी उनकी स्थिति शिंग्याओ के बाहरी शहर के लोगों की स्थिति से बहुत अलग नहीं होनी चाहिए। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपको जितने हो सके उतने बच्चे पैदा करने होंगे। अगर उनमें से किसी एक में असाधारण प्रतिभा हो तो यह आपका भाग्य बदल सकता है। पुल पार करने के बाद हम ज़्यादा दूर नहीं गए। शहर में प्रवेश करने के बाद तीसरे चौराहे पर हम एक छोटे से गोदाम में मुड़ गए जो किसी कारखाने जैसा दिखता था। गोदाम का क्षेत्रफल केवल कुछ 100 वर्ग मीटर था। हम अपना सामान इकट्ठा करने जा रहे हैं। आप पहले अपने ठहरने की जगह पर जा सकते हैं।
कार पार्क करने और बाहर निकलने के बाद सन शियू ने ताओ यू और टेरेसा से बात की। कोई बात नहीं, ताओ यू ने सिर हिलाया, फिर बख्तरबंद वाहन को शहर की ओर जाते हुए देखा जो अपने पीछे काला धुआं छोड़ रहा था। रास्ते में ताओ यू को पता चला कि यह बैक्सिंग शहर में सन परिवार का कार्यालय था। हालांकि ये देखने में सरल और सन परिवार की स्थिति के लिए कुछ हद तक अनुपयुक्त लगता है, लेकिन इसमें एक प्रकार की लाचारी का भाव निहित है। इससे ये भी संकेत मिलता है कि यह केवल एक कार्यालय है और इसका अपने दायरे को बाहर तक विस्तारित करने का कोई इरादा नहीं है। कंपनी ने कई बार बैक्सिंग शहर में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन विभिन्न अस्पष्ट कारणों से उसे कई तरह के नुकसान उठाने पड़े। अब जब चीज़ें सरल हो गई हैं और सब कुछ पारिवारिक कार्यालयों में परिवर्तित हो गया है, तो बहुत सी परेशानियां कम हो गई हैं। यहाँ तक कि भीतरी शहर के कुछ परिवार, जिनमें 12 स्टार ग्लोरी परिवार भी शामिल हैं, उनके कुछ लोग लंबे समय तक यहाँ तैनात रहेंगे। मिस टेरेसा, श्री ताओ, कृपया मेरे साथ आइए, मैं आपको आपके निवास स्थान तक ले चलूंगा। लगभग 30 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति बड़े उत्साह के साथ ताओ यू और टेरेसा के पास पहुंचा। इसके बाद वे कुली कार्यालय में कर्मचारी के रूप में काम करेंगे, जिससे यहाँ मानव संसाधन की कमी पूरी होगी और नव विकसित क्षेत्रों के साथ दीर्घकालिक संपर्क बना रहेगा। हालांकि ताओ यू और टेरेसा स्पष्ट रूप से पूरी तरह से अलग अलग स्थितियों में हैं, जिसमें टेरेसा सीधे कार्यालय की सर्वोच्च रैंकिंग वाली प्रबंधक बन जाती हैं। हालांकि सड़क पर हुए हमले के बाद ताओ यू के प्रति टेरेसा का रवैया काफ़ी बदल गया। पूछे जाने पर उसने पहले ताओ यू की ओर देखा और ये देखकर कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, उसने सिर हिलाकर उसे आगे चलने का इशारा किया। मैं यहाँ 3 साल से हूँ, इसलिए आप दोनों मुझसे बेझिझक कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। चूफा आगे आगे चल रहा था। कारखाने के बगल में एक 3 मंजिला इमारत थी, जिसे कार्यालय ने भी किराए पर ले रखा था। दोनों के कमरे तीसरी मंजिल पर थे। ये विशाल एक कमरे वाले कमरे थे, जिनमें बाथरूम और शौचालय सहित सभी सुविधाएं मौजूद थीं। ये शायद ऑफिस के सबसे अच्छे कमरे थे, एक 2 बेडरूम वाले स्वीट की तरह, जिसमें हर व्यक्ति का अपना कमरा था और वे लिविंग रूम, किचन और बाथरूम साझा करते थे। अन्य लोगों को बहुव्यक्ति छात्रावासों में या फिर नीचे की मंजिल पर साझा छात्रावासों में रहना होगा। कमरे पर एक नज़र डालने के बाद ताओ यू काफ़ी संतुष्ट थी, क्योंकि यह उस कमरे से बड़ा था जिसे उसने शहर के भीतरी इलाके में किराए पर लिया था। कठिनाइयों का आदी हो जाने के कारण ताओ यू को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं होगी। उसके बगल में खड़ी ट्रेया ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं, लेकिन ताओ यू की ओर एक नज़र डालने के बाद उसने और कुछ नहीं कहा। बैक्सिंग शहर में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? क्या हाल ही में कोई बड़ी घटना घटी है? ताओ यू ने तुरंत प्रासंगिक जानकारी के बारे में कुछ सवाल पूछे। एक नवागंतुक होने के नाते वह यूं ही कोई गलती नहीं कर सकता था। जिस जगह हम ठहरे हैं वहाँ ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में हमें सावधान रहने की ज़रूरत हो। चूफा मुस्कुराए और उन दोनों को विस्तार से समझाना शुरू कर दिया। स्टॉप। अध्याय 399 विश्व स्तरीय व्यापारी संघ। अध्याय 399 विश्व स्तरीय व्यापारी संघ। व्हाइट स्टार सिटी काफ़ी जटिल है। चूफा की कहानी सुनने के बाद ताओ यू अपने कमरे में लौट आए और थोड़ी बहुत साफ सफाई की। गद्दे और कंबल सब नए थे और पास में ही बिना खुले हुए टॉयलेटरीज के पैकेट भी रखे थे, इसलिए सब कुछ बहुत अच्छी तरह से तैयार था। आप बस अपना सूटकेस लेकर आ सकते थे और रहने लग सकते थे। चूफा के अनुसार यद्यपि बैक्सिंग शहर में कोई आंतरिक दीवार नहीं है, फिर भी इसे विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। स्टारशाइन सिटी के विपरीत व्हाइट स्टार सिटी का तैरता हुआ शहर व्हाइट स्टार सिटी के मुख्य क्षेत्र में जमीन पर स्थित है। मुख्य क्षेत्र के बाहर समृद्धि का स्तर संकेंद्रित वलयों में घटने लगता है, जिससे 7 वलय बनते हैं जिन्हें वलय क्षेत्र कहा जाता है। जिस क्षेत्र में ताओ यू और अन्य लोग वर्तमान में स्थित हैं, उसे बाहरी वलय क्षेत्र या उपनगरीय क्षेत्र कहा जाता है। कुछ कारखानों को छोड़कर यह मुख्य रूप से निम्न वर्ग के लोगों का निवास स्थान है। शहर भर में फैले 3 प्रमुख समूहों और 7 स्थानीय कंपनियों के मुख्यालय मुख्य क्षेत्र में स्थित हैं। ये इस क्षेत्र की 10 सबसे शक्तिशाली ताकतें हैं और इन्हें विशिष्ट परिवारों में विभाजित करने से चीज़ें और भी जटिल हो जाती हैं। ऐसे दर्जनों परिवार हैं जिनकी शक्ति सन परिवार की शक्ति के बराबर या उससे भी अधिक हो सकती है। सबसे शक्तिशाली समूह व्हाइट स्टार ग्रुप है, जिसका प्रभाव 3 राज्यों में फैला हुआ है। यह अपने आप में एक अलग ही श्रेणी का समूह है और व्हाइट स्टार सिटी में सभ्यता की मशाल को नियंत्रित करता है। क्योंकि सन परिवार काफ़ी शक्तिशाली है और उनका कार्यालय एक दूरस्थ और सुनसान जगह पर स्थित है, जो किसी भी संसाधन का उपयोग नहीं करता है, इसलिए उन्हें शायद ही किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत है। यदि कोई निहित स्वार्थ न हो, कोई इच्छा न हो और व्यक्ति की अपनी शक्ति कमज़ोर न हो, तो कोई भी उन्हें उकसाना नहीं चाहेगा। हालांकि चूफा ताओ यू और अन्य लोगों के सामने विनम्र और आज्ञाकारी था, लेकिन वह एक वरिष्ठ साथी के बराबर ताकत वाला उस्ताद भी था। शहर के बाहरी इलाकों जैसी जगहों पर रहना चूहे बिल्ली के खेल जैसा है। आसपास के गिरोह आपसे बचेंगे और यहाँ तक कि आपको कुछ रिश्वत भी दे सकते हैं। दरअसल इस क्षेत्र में लगभग कोई वर्जना नहीं है।
हालांकि इसके परिणामस्वरूप यदि सुपर रिंग जोन में स्थिरता का रुझान दिखता है तो यह आसपास की कुछ ताकतों का अतिरिक्त ध्यान आकर्षित कर सकता है। सौभाग्य से चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन व्हाइट स्टार सिटी वास्तव में राज्य की राजधानी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है, जिसमें 4 पुराने विकास क्षेत्र और एक नया विकास क्षेत्र है। अंतरिक्ष में होने वाली असामान्य घटनाएं कोई नई घटना नहीं है, ये पहले भी कभी कभार घटित हुई हैं, लेकिन खुफिया जानकारी के अनुसार ये पृथ्वी से आए अंतरिक्ष मलबे से उत्पन्न नहीं हुई थीं। दरअसल शिंग्याओ शहर पहले भी कई बार चर्चा में आ चुका है, लेकिन अतीत में जिन लोगों ने इस अवसर का लाभ उठाने की कोशिश की उन्होंने इसे अपने हाल पर ही छोड़ दिया। जब तक कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज न हो तब तक व्यर्थ और श्रमसाध्य प्रारंभिक कार्य में संलग्न होने की बजाय स्थापित परिपक्व क्षेत्रों को विकसित करना बेहतर है। आखिरकार दुनिया के नए अंशों को खोजना संभव है और विभिन्न संसाधन निर्माणों, विशेष रूप से मानव संसाधनों के लिए समर्थन प्राप्त करना कहीं अधिक सुविधाजनक है। हालांकि व्हाइट स्टार सिटी अलग है, इसने पहले स्थानिक विसंगतियों का उपयोग करके नए विकास क्षेत्र खोले थे। 4 पुराने विकास क्षेत्रों में से एक क्षेत्र पूरी तरह से बैक्सिंग समूह के बाई परिवार के स्वामित्व में है। हाल ही में कोई बड़ी घटना नहीं हुई है जो बात काफ़ी हलचल मचा रही है, वह गपशप की कहानियां हैं। उदाहरण के लिए किसी मशहूर गायिका का संगीत कार्यक्रम या किसी युवती द्वारा अपनी सगाई की घोषणा का सन परिवार के कार्यालय पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो अपनी अदृश्यता के लिए जाना जाता है। ताओ यू चुपचाप शरण लेने के लिए यहाँ आया है और अगर वह कोई परेशानी नहीं खड़ी करता है तो इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या मैं जाकर कुछ और कौशल सीख सकता हूँ? मैं अपने साथ लाए बेकार कौशलों को बेच सकता हूँ। हालांकि शिंग्याओ ने विभिन्न प्रांतों से काफ़ी कौशल हासिल कर लिए हैं, लेकिन यह अभी भी पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है। ताओ यू ने अपनी बची हुई 2.5 लाख इच्छाशक्ति को देखा। बड़े पैमाने पर द्वितीयक देवत्व प्राप्त करना वास्तव में कठिन है, लेकिन कौशल की पुनरावृत्ति और टकराव की समस्याओं के कारण संभवतः ऐसे बहुत से कौशल नहीं हैं जिन्हें कम समय में सीखा जा सके। फिर भी कुछ ऐसे कौशल हैं जिन्हें सामान्य द्वितीयक देवत्व प्राप्त करने के लिए हजारों की संख्या में खर्च करना पड़ता है और जिन्हें हासिल किया जा सकता है। यदि अन्य सभी उपाय विफल हो जाएं, तो देवत्व प्रदान करने का एक ही कार्य पर्याप्त होगा। हालांकि दूसरी उन्नति आमतौर पर पहली उन्नति से बेहतर होती है, लेकिन इसकी लागत प्रभावशीलता निश्चित रूप से कमतर होती है। कौन जानता है कि हमें चंद्रमा पर क्या सामना करना पड़ेगा? जितनी ताकत हो उतना अच्छा, लेकिन हमें सुरक्षा कवच के रूप में कम से कम 10 लाख यूनिट इच्छाशक्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी समस्या का सामना करने पर हमारे पास आपातकालीन योजना हो। ताओ यू ने एक पल के लिए विचार किया। इसके बाद वह जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने लिविंग रूम में थेरेसा को देखा। उसने अपना कवच उतार दिया था और वापस सामान्य कपड़े पहन लिए थे। भाई यू, आप मुझे आंतरिक ऊर्जा कब सिखाएंगे? ट्रेया ने ताओ यू की ओर देखा और उसकी आंखें झपकी, मानो वे चमक रही हों। ताओ यू द्वारा सड़क पर दुश्मन को रोकने में किए गए प्रदर्शन ने उसकी समझ को पूरी तरह से ताज़ा कर दिया था। भूकंप के बाद के झटकों से तबाह हुए लोगों के विपरीत वह शायद युद्ध के मैदान में हस्तक्षेप करने के लिए उतनी मजबूत न हो, लेकिन वह अभी भी चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख सकती है। उसने तो उस युवती से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। भले ही यह कहा जा सके कि ये दोनों पक्षों के सहयोग से हासिल किया गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी ताकत युवती से कहीं अधिक है, लेकिन यह निस्संदेह दर्शाता है कि दूसरा पक्ष लगातार सीमाओं को तोड़ने वाले क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। ये भी कहा जा सकता है कि इसमें सीमाओं को तोड़ने वाले साधारण प्राणियों को हराने की शक्ति है। इससे ताओ यू का दर्जा तुरंत उच्च स्तर पर पहुंच गया। जब ताओ यू ने उसे भाई यू कहकर पुकारते सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। अरे बाप रे, इतनी जल्दी प्रतिक्रिया मत दो। मैं तुम्हारे साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा हूँ। क्या वो हमेशा से इतनी अलग थलग नहीं रहती थी? कृपया अपने पुराने स्वभाव में लौट आओ। मैं पहले कुछ कौशल सीख लूँगा और देखूंगा कि क्या कोई उपयुक्त कौशल है, फिर मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। तो मैं आपके साथ चलूंगा। हम कुछ जगहों की सैर कर सकते हैं। बुनियादी कौशल सीखने का खर्च मैं उठाऊंगा, इसे ट्यूशन समझ लीजिए। ट्रेया सोफे से उछलकर खड़ी हो गई और अपने पैरों को एक साथ मिला लिया। सफ़ेद बुना हुआ स्वेटर पैंट को सफलतापूर्वक ढकने में कामयाब रहा, जिससे लंबी सफ़ेद टांगें दिखाई दे रही थीं। घर पर पहनने के लिए यह आरामदायक पोशाक उनकी पिछली ऑफिस वाली पोशाक की तुलना में कहीं अधिक सहज और उपयुक्त लगी। उम्र के हिसाब से देखा जाए तो वह वाकई मुझसे छोटी है। बस इतना है कि उसके सामान्य पहनावे से वह अधिक परिपक्व दिखती है। ठीक है, मैं चू फदाई से आगे चलने के लिए कहूँगा। कोई ज़रूरत नहीं। मुझे यहाँ आसपास कई कंपनियों के बारे में पता है, जिनमें से वानहोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास उत्पादों की सबसे व्यापक श्रृंखला है। बस वानहोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के किसी स्टोर पर चले जाए। एक तैरते शहर से होने के बावजूद ट्रेया राज्य की राजधानी के बारे में ताओ यू से कहीं अधिक जानती थी, भले ही वह पहले कभी राजधानी नहीं गई थी।
ये वानहो चैम्बर ऑफ कॉमर्स 3 क्रॉस सिटी समूहों में से एक है जो बैक्सिंग ग्रुप के बाद दूसरे स्थान पर है। एक अन्य समूह कवादी सिक्योरिटी ग्रुप के बराबर है और यहाँ तक कि शिंग्याओ के समकक्ष 7 कंपनियों से भी आगे है। ये सुनकर ताओ यू ने सिर हिलाया। अगर मेरे पास सामान्य कौशल हैं और पैसे की कोई समस्या नहीं है तो स्वाभाविक रूप से इस तरह की भरोसेमंद जगह ढूंढना बेहतर होगा, क्योंकि इससे कम से कम कुछ ब्रांड लाभ तो मिलेंगे ही। ताओ यू और ट्रेया जब सड़क पर चल रहे थे तो वे अन्य राहगीरों के बीच कुछ अलग थलग लग रहे थे। उनके कपड़े, रूप रंग और व्यवहार शिंग्याओ बाहरी शहर के आवासीय क्षेत्र के लोगों से बिल्कुल भिन्न थे। हालांकि शिंग्याओ की तुलना में यहाँ एक चीज़ बेहतर है, वह यह है कि शायद दंडात्मक उपायों और आदतों के कारण सड़कों पर कोई भी अकल्पनीय चीज़ें नहीं हैं और गंध भी काफ़ी बेहतर है। वानहो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वास्तव में एक विशाल संस्था है जिसकी दुकानें दूरदराज के क्षेत्रों में भी हैं और इसकी इमारतें आसपास के क्षेत्र में सबसे शानदार हैं। ये कुछ हद तक एक आभूषण की दुकान के बिक्री क्षेत्र जैसा है, जिसमें पहली मंजिल की चारों तरफ पारदर्शी कांच की दीवारें हैं और आप दूसरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ी को भी देख सकते हैं। कांच की दीवार के पार से आप पहली मंजिल पर कई ग्राहकों को सामान चुनते और सवाल पूछते हुए देख सकते हैं। वे अधिकतर सामरिक वर्दी और सूट पहने हुए थे, जिसका अर्थ था कि उन्हें इस क्षेत्र में सफल लोग माना जाता था। हालांकि अन्य लोगों की तुलना में ताओ यू और उसके साथी का पहनावा और व्यवहार अधिक विशिष्ट था, जिसने तुरंत दुकान के कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित किया जो उनके बारे में पूछताछ करने के लिए उनके पास आए। क्या मैं आपकी किसी भी तरह से मदद कर सकता हूँ सज्जनों? मैं कुछ कौशल सीखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे यहाँ श्रेणियाँ दिखा सकते हैं? ताओ यू ने पहली मंजिल पर चारों ओर नजर डाली और कई पारदर्शी कांच के डिस्प्ले केस देखे, जिनमें ज्यादातर आग्नेयास्त्र, बुलेट प्रूफ उपकरण, चाकू, दवाएं और इसी तरह की चीजें रखी हुई थीं। इसमें सामान्य संस्करण के साथ साथ मनोकामना पूरी करने वाली वस्तुएं भी शामिल हैं। इस स्थान पर स्थित दुकान के हिसाब से यह पहले से ही काफ़ी आलीशान है। स्टोर में घूमने आने वाले कई ग्राहक शायद सिर्फ अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, कृपया मेरे साथ ऊपर आइए। हमारे पास कुछ ऐसे कौशल मौजूद हैं जो काफ़ी बहुमुखी हैं और हमारे पास कौशल सूची भी है। अगर आप चाहें महोदय तो हम उन्हें मंगवा सकते हैं और वे आधे घंटे के भीतर आप तक पहुंच जाएंगे। दुकानदार के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान खिल उठी। वह ऐसे लोगों को पहचानने में माहिर है। वह समझ गई थी कि ये दोनों ग्राहक हैं जो खरीदारी करेंगे और उसकी मुस्कान और भी गर्मजोशी से खिल उठी। जैसा कि विभिन्न शहरों के वाणिज्य मंडल से उम्मीद की जाती है, उनके पास शायद अन्य शहरों से भी कुछ सामान हो सकते हैं। पूरे परिदृश्य पर एक नज़र डालने से तेंदुए का असली स्वरूप सामने आता है। यदि जुबी झोपड़ी जैसे इलाके में स्थित एक दुकान में ऐसी व्यवस्था हो सकती है तो कोई भी ऑल गुड्स मर्चेंट्स एसोसिएशन की क्षमताओं की कल्पना कर सकता है। हालांकि अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में टेलीपोर्ट करना बहुत महंगा है और इसके लिए जगह मिलने का इंतजार करना पड़ता है और लैंडिंग के बाद बहुत सारी मूल्यवान वस्तुएं खरीदने पर अज्ञात जोखिम हो सकते हैं और अच्छी वस्तुएं आसानी से नहीं मिलती हैं। ऐसे कई कारक हैं जो इसे सीमित करते हैं। हालांकि जब तक व्यापारी संघ के पास पर्याप्त कुशल सदस्य हैं, तब तक एक निश्चित मूल्य सीमा के भीतर वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास करना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। अन्य लोग शायद यह विचार करें कि क्या वे डिलीवरी शुल्क की भरपाई कर सकते हैं, लेकिन ऑल गुड्स मर्चेंट्स एसोसिएशन अपनी प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखेगा और नुकसान होने पर भी अधिक वस्तुओं की व्यवस्था करेगा। स्टॉप्ड।